पे नजर रखिए, कंसाइनमेंट क्या है यहाँ पे, जूम ये नहीं हो सिस्टम सकता है? क्या नहीं हो सकता? जूम नहीं हो सकता क्या थोड़ा? कितना जूम करूं? इससे ज्यादा जूम नहीं हो सकता, इससे ज्यादा स्क्रीन तो बाहर चला जाएगा। हाँ बस इतना चलेगा। ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक आदमी दूसरे आदमी को गुड्स भेजता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वन पर्सन सेंड्स गुड्स टू अनदर सो दैट द लेटर वन कौन है? ये बाद वाला, जो ये लेटर वन है, जो बाद वाला है, कैन सेल दोज गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हु सेंड्स इट इन फर्स्ट प्लेस। मतलब जिसने उसे गुड्स भेजा था उसके बदले को दूसरा गुड्स भेज रहा होता है। यहां पर आपको क्या चीज याद रखनी है कि एक आदमी गुड्स भेज रहा है, तो जो आदमी गुड्स भेज रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं? कंसाइनर। और जिसके पास ये गुड्स पहुंच रहा होता है उसका नाम क्या होता है? कंसाइनी। इतनी बात क्लियर हुई? हम्म। ठीक है। तो मान लीजिए कि एक बंदा है ए नाम का, जो बी नाम के बंदे को सामान भिजवाता है। तो ए यहां पर क्या होगा? कंसाइनर होगा, और बी यहां पर क्या होगा? कंसाइनी होगा, क्योंकि बी सामान को रिसीव कर रहा होगा। आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, रिस्क किसका रहेगा? देखिए, मान लीजिए कि 500 रुपए का सामान आपने इसको भिजवाया था, और इसके पास जब वो पहुंचा उसके बाद उस सामान में आग लग गई। रिस्क कौन उठाएगा? बी उठाएगा या ए उठाएगा? तो यहाँ पे वो कहता है कि रिस्क ए का ही रहेगा, रिस्क ओनर का ही रहता है। और ओनर कौन है इस केस में? यहाँ पर गुड्स बेचे नहीं गए हैं, गुड्स भेजे गए हैं। सिर्फ क्या किए गए हैं? गुड्स कंसाइनी को दिए गए हैं ताकि कंसाइनी आगे सेल कर सके। गुड्स का मालिक अभी भी कौन है? कंसाइनर है। इसलिए रिस्क भी किसके पास रहेगा? कंसाइनर के पास रहेगा। आई बात समझ में? भैया एक और बार बता दो। ठीक है। कंसाइनर जो है सामान भिजवाता है किसको? कंसाइनी को। अब मान लीजिए इसने कोई 500 रुपए का सामान भिजवाया था, उस 700 रुपए के सामान में आग लग गई, या वो खत्म हो गया, चोरी हो गया, कुछ भी हो गया। इस सामान के नुकसान की भरपाई कौन करेगा? इस सामान के नुकसान की भरपाई जो है कंसाइनर को खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि रिस्क इसी के पास रहेगा। देखो, एक रूल होता है, रूल ये होता है कि रिस्क पासेज विद प्रॉपर्टी। एक रूल होता है, इसे याद रखिए, आपके काम आएगा। रिस्क पासेस विद ओनरशिप। जिस तरफ ओनरशिप जाती है रिस्क उधर ही जाता है। यहां पर जब कंसाइनर ने सामान भेजा कंसाइनी को, तो क्या उसने सेल करी है? नहीं, कोई सेल नहीं करी है। और जब तक सेल नहीं होती तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, और जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती तब तक रिस्क ट्रांसफर नहीं होता। इसलिए रिस्क किसका रहेगा? कंसाइनर का रहेगा। तो अगर कंसाइनी की वजह से कुछ हो भी जाता है तो भी कंसाइनर को ही वो रिस्क उठाना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर हो गई अब? हाँ जी भैया। ठीक है। कंसाइनर इसमें कौन है अगला सर? पॉइंट रखिएगा, कंसाइनर कौन होता है? प्रिंसिपल होता है। कंसाइनर क्या होता है इसमें? प्रिंसिपल होता है। किसके लिए? कंसाइनी के लिए। और कंसाइनी उसका क्या होता है? एजेंट होता है। ठीक। अब हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा हुआ है, कई लोगों ने, सबने बीकॉम करी है तो सबने कॉन्ट्रैक्ट एक बार के लिए पढ़ा ही है। कॉन्ट्रैक्ट में आप सबने पढ़ा है कि एजेंट के काम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल। कंसाइनी जो भी करेगा उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? कंसाइनी। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? नहीं भैया। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। कंसाइनी को इसके बदले कुछ तो मिलेगा ना? कंसाइनी अगर कंसाइनर के लिए काम करेगा कुछ तो मिलेगा, तो उसे मिलती है कमीशन। और कमीशन कितने तरीके की होती है? 3 तरीके की। ठीक है, एक होती है ओवरराइड ऑर्डिनरी कमीशन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। कंसाइनर कमीशन पे करता है कंसाइनी को गुड्स बेचने के लिए, एज पर द एग्रीमेंट। प्रॉब्लम है ये वाली दोनों कमीशन। इसमें से निकालने में जो आपकी कैलकुलेशन है वो इसकी अजीब होती है, बाकी इन दोनों की तो कैलकुलेशन दिक्कत नहीं है। पर इन दोनों में से ये सबसे सिंपल कमीशन ये है। डेल क्रेडिट कमीशन आपको समझनी पड़ेगी, ध्यान से पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है। ओ ये बैड हो गया, ये बैड है। ठीक है, यहाँ पे ये बैड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, व्हेन कंसाइनी टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब कंसाइनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है किस चीज की? कि वो डेटर से पैसा रियलाइज करेगा। कंसाइनी कौन है? जिसके पास गुड्स आए हैं या जिसने गुड्स भेजे हैं? जिसके आए पास हैं, जिसके पास गिफ्ट आए पास आए हैं। हैं। जिसके पास गुड्स आए। जिसके पास कंसेप्ट गुड्स क्लियर आए है हैं। ना? कंसाइनी कौन है? यस सर। हाँ जी। यस सर। हाँ जी हाँ जी भैया। भैया। आपको तब ये बात समझ आई। ध्यान रखिए, कंसाइनी के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, माइक्रोफोन बंद कर दो। ठीक। अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है कि मैं क्या समझा रहा हूं, कि जो कंसाइनी है उसके पास जिम्मेदारी है कि वो डेटर से पैसा कलेक्ट करेगा, क्योंकि उधार सेल हुई है।
सेल कैश में भी हो सकती है, क्रेडिट में भी हो सकती है। तो अगर उधार में सेल हुई है और उसकी पेमेंट को कलेक्ट करने का सारी जिम्मेदारी कंसाइनी के पास है, तो कंसाइनी एक स्पेशल कमीशन मांगता है, जिस कमीशन को डेल क्रेडिटरे कमीशन कहता है। एक बार कंसाइनी को डेल क्रेडिटरे कमीशन मिल गई तो इसके बाद प्रॉब्लम क्या है? देखिए, मान लीजिए ए बी को डेल क्रेडिटरे कमीशन पे करता है, ए बी को डेल क्रेडिटरे कमीशन पे करता है। यहां पे बी कौन है? कंसाइनी है। अब 5,000 रुपए के डेटर थे, जिनमें से 4,000 रुपए के डेटर तो कलेक्ट हो गए, 1,000 रुपए क्या हो गई? बैड डेप्ट हो गई। ये 1,000 रुपए जो यहाँ पे बैड डेप्ट हो गई है, इस बैड डेप्ट को कौन भुगतेगा? ए या बी? वो कहता है अगर डेल क्रेडिटर कमीशन की पेमेंट हो गई है तो फिर बी भुगतेगा। मतलब सारा नुकसान कौन झेलेगा? बी झेलेगा इस केस में, क्योंकि उसे डेल क्रेडिटर कमीशन मिल गई है। लेकिन अगर डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं मिली है तो फिर कौन करेगा? तो कंसाइनर करेगा। बात समझ में आ रही है? इन दिस केस, जिस केस में आपको डेल क्रेडिटर कमीशन मिल गई, कंसाइनी को लॉस बियर करना पड़ता है बैड डेप्ट का। ठीक भैया है? एक बार फिर अगर आपने किसी को डेल क्रेडिटर कमीशन पे करी है, आप मान लीजिए ए हो, आप कंसाइनर हो, कंसाइनर ने बी यानी कि कंसाइनी को सामान भेजा है, बी ने इस सामान को क्रेडिट सेल में उधार में बेच दिया, उधार में बेच दिया तो 5,000 का डेटर बन गया। इस 5,000 रुपए के डेटर में से 1,000 रुपए बैड डेप्ट हो गया। बैड डेप्ट मतलब नुकसान हो गया। अब आपको देखना यह है कि कौन इसके लॉस को बेयर करेगा, ए या बी? तो ध्यान से सुनिए, अगर ए ने बी को, अगर कंसाइनर ने कंसाइनी को डेल क्रेडिटरे कमीशन की पेमेंट करी है तो ही कंसाइनी बैड डेप्ट को झेलेगा, वरना नहीं झेलेगा। आपको समझ में आ रही है बात? कि अगर कंसाइनर ने कंसाइनी को, कंसाइनर कौन है? जिसने सामान भेजा है। दिमाग के अंदर पहले ये चीज क्लियर करो, कंसाइनर कौन है, कंसाइनी कौन है? तो कंसाइनर वो आदमी है जिसने सामान भेजा है। कंसाइनर सामान भिजवाता है, उसके बाद उसको डेल क्रेडिटरे कमीशन देता है। किसको? कंसाइनी को। एक बार कंसाइनी को डेल क्रेडिटरे कमीशन मिल गई तो बैड डेप्ट के ऊपर या जो भी बैड डेप्ट का लॉस होगा उसे कौन झेलेगा? कंसाइनी झेलेगा, यानी कि कंसाइनी बेयर करेगा। अब क्लियर हुई बात? भैया जो डेल क्रेडिटर है हाँ ये एक तरीके का हाँ जी सर। कमीशन होता है ना? कौन सा कमीशन? जो डेल क्रेडिटर है ना, जो क्या है इसका नाम, ढंग से बोलना भी नहीं आ रहा है तो। हाँ हाँ, डेल क्रेडिटर कमीशन। हाँ, तो भैया एक तरीके का कमीशन ही तो है। हाँ, कमीशन ही है सर, कमीशन मना थोड़ा ना कर रहा हूँ। अगर आप ऑर्डिनरी कमीशन देंगे तो बैड डेप्ट की रिकवरी, बैड डेप्ट का जो लॉस होगा कंसाइनर को बेयर करना पड़ेगा। आप डेल क्रेडिटर कमीशन दे देंगे तो आपका जो बैड डेप्ट का लॉस है उसे कंसाइनर बेयर नहीं करेगा, कंसाइनी करेगा। ठीक है। ठीक है? ठीक है ध्यान सर। रखिएगा, ये कमीशन एडिशनल कमीशन होती है। ये कमिश्नर लिख दिया है। ये एडिशनल कमीशन होती है, किसके ऊपर? ऑर्डिनरी के अलावा मिलती है। मतलब अगर आप डेल क्रेडिटर कमीशन दे रहे हैं तो ऑर्डिनरी तो आपको अलग से देनी है। ऐसा नहीं होगा कि ऑर्डिनरी कमीशन अलग हो जाएगी। ऑर्डिनरी कमीशन किसके लिए है? कोई बता सकता है? ऑर्डिनरी कमीशन है सेल करने के लिए। डेल क्रेडिटर कमीशन किसके लिए है? कलेक्शन के लिए। ध्यान रखिएगा, ऑर्डिनरी कमीशन जो दी जाती है वो किसके लिए दी जाती है? फॉर सेल। ये सेल्स किसके लिए के। दी जाती है? फॉर कलेक्शन। बात समझ में आ रही है? कलेक्शन सर जो फ्रॉम ये डेटर। हाँ जी। तो ये हाई परसेंटेज कमीशन होती है ना जो हम पे करते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव को? नहीं, ये सेल्स एग्जीक्यूटिव कहाँ से आ गया? एक तरह से वही हुआ ना सर। एक तरीके से नहीं सर, बहुत अलग कंसेप्ट है। सेल्स एग्जीक्यूटिव तो उसके पास होगा, किसके पास? कंसाइनी के पास। कंसाइनी के, ठीक है ठीक है। हाँ, कंसाइनी के सर पास होगा सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर उसकी तो यहाँ दिक्कत ही नहीं है। हाँ, सर ये जो कमीशन होती है ये हम सिर्फ क्रेडिट पर जो हमने सेल्स करी है हाँ, उसका जो उसी वक्त पैसा दी पे जाती करना है। है। अगर अगर कैश सेल हो रही है सारी की, क्रेडिट सेल होती नहीं है अगर आपके केस में, तो डेल क्रेडिटर कमीशन भी पेमेंट नहीं होती। अच्छा, ठीक है हाँ सर, मैं वही ठीक पूछ है? रहा था। हाँ, पर सर अगर उस कंसाइनी ने उन प्रोडक्ट्स को नहीं बेचा है तब भी हम उसको ये कमीशन दे सकते हैं सिर्फ कलेक्शन के लिए। अगर आपने उसके साथ ये बोला है कि देखो एक बार बताता हूँ, आपने कंसाइनर ने सामान भेजा, आपने सिर्फ इतना बोला कि उधार में बेचेगा तो जो भी नुकसान होगा उसको तू झेलेगा। कंसाइनी को आप ये बोल रहे हो, कंसाइनी कहता है ठीक है मैं झेलूंगा पर मुझे कमीशन चाहिए एक्स्ट्रा। वो है डेल क्रेडिटर कमीशन, एक्स्ट्रा कमीशन। ठीक है? अब ये तब करोगे ना जब सेल होगी। हाँ सर। जब सेल होगी तभी तो करोगे, जब सेल होगी ही नहीं तो कलेक्शन की बात ही कहाँ से आएगी? हम्म तो ठीक भैया है? ये कैश सेल मतलब हो जो जाएगी फिर तो नहीं होगा ना?
कैश सेल होगी तो कैश सेल होगी तो अगर आप खाली कैश सेल करते हो तो डेल क्रेडिटर कमीशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऑर्डिनरी अच्छा। कमीशन चलेगा ना? डेल सर क्रेडिटर ये कमीशन आप दे किसके लिए हो? कलेक्शन फ्रॉम डेटर के लिए दे रहे हो ना, कि जब आप डेटर से कलेक्ट करोगे तब दे रहे हो ना। सर ये अगर आप सिचुएशन सर तभी क्रिएट होगी ना जब क्रेडिट में हमारी सेल्स हो सारी जाएंगी। सेल ही कैश, एक मिनट, सारी सेल ही कैश में कर दोगे तो कहीं पे उधार बनेगा? नो नहीं। सर। नहीं भैया। नहीं। जब उधार ही नहीं बनेगा तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर का सवाल ही पैदा नहीं होता। यस सर। अब फिर डेल क्रेडिटर कमीशन देनी क्यों है? सर सही ये भैया, ठीक है। ऑर्डिनरी कमीशन, सर ये ऑर्डिनरी कमीशन पर कुछ प्लस परसेंटेज होती है। ऑर्डिनरी कमीशन का रेट अलग होता है और इसका रेट अलग देगा। हाई अच्छा, और परसेंटेज दोनों पे होती है ना देने सर? पड़ेंगे। हाँ, दोनों अलग अलग रेट पे होती हैं। हाई रेट होता है, स्मॉल रेट हो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या देता है, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। और कई बार ऑर्डिनरी कमीशन का रेट ज्यादा ही रहता है डेल क्रेडिटर से, अकॉर्डिंग अच्छा टू द सर, सेल होता है ना, अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच में। ओके सर। ठीक है ठीक है। ओके सर। लेकिन सबसे ज्यादा अजीब कैलकुलेशन होती है इस वाले की, उनकी तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, इसकी अजीब है। देखो, कंसाइनर चाहता है कि उसके जो गुड्स हैं उन्हें कंसाइनी हायर प्राइस पर बेचे, मतलब और महंगा बेचे। और महंगा कैसे? मैंने आपको कीमत, आवाज तेज करो। ठीक है। अब यहां पर आपको क्या समझना है, मैं क्या समझा रहा हूं ओवरराइडिंग कमीशन में, कि कंसाइनर चाहता है कि उसका सामान और महंगे पे बिके। मतलब कंसाइनर ने कंसाइनी को बोला कि सामान 500 रुपए का है, ठीक है। कंसाइनर, ठीक है सर मैं 500 को बेच दूंगा। पर कंसाइनर ने बोला कि अगर तू इसको तू और ज्यादा में बेचेगा ना, मतलब 500 से और ऊपर बेचेगा, तो जितना तू ऊपर बेचेगा, मान लो उसने 700 में बेचा, तो कितने रुपए का डिफरेंस है? मैंने जो कीमत बताई थी 500 थी, आपने बेचा 700 में, डिफरेंस कितने का? 200। इस एक्स्ट्रा 200। पैसे के ऊपर जो कमीशन होती है उसे बोलते हैं ओवरराइडिंग कमीशन। बात समझ में आई? यस एक सर। आदमी यस ने सर। उसको, एक, हाँ एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। एक आदमी ने एक कंसाइनर ने अपने कंसाइनी को बोला कि भाई तू इतने में बेचेगा, कम से कम इतने में तो तू बेचेगा, लेकिन अगर तू इससे ज्यादा में बेचेगा तो जितना ज्यादा बेचेगा, मतलब इससे ज्यादा में तू कितना बेच, 600 पे बेच, 700 बेच, 800 पे बेच, तो ये जो मेरी बेस प्राइस है और इसके बीच का जो डिफरेंस होगा, जो तेरी कीमत और बेस प्राइस के बीच का डिफरेंस होगा, इस डिफरेंस के ऊपर मैं तेरे को और कमीशन दूंगा। उस कमीशन को हम कौन सी कमीशन बोलते हैं? ओवरराइडिंग। और ध्यान रखिए ये फिर एडिशनल है, मतलब ऑर्डिनरी कमीशन के अलावा। ऑर्डिनरी कमीशन तो देनी देनी है, ये एडिशनल कमीशन है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? यस सर। यस सर। ठीक है। सर अब मतलब आता है हर अकाउंट। हर केस में ऑर्डिनरी कमीशन कंपलसरी है? कंपलसरी है, वो तो आपको देनी पड़ेगी। ठीक है सर। ठीक है। अब आता है अकाउंट सेल। अकाउंट सेल किसको बोलते हैं? लग रहा होगा कि ये कोई ऐसी कोई सेल वगैरह हो रही है, पर ऐसा कुछ नहीं है। कंसाइनी स्टेटमेंट भेजता है पीरियोडिकली, का मतलब है टाइम टू टाइम। स्टेट किस चीज की भेजता है स्टेटमेंट? जिसमें वो बताता है कि मैंने कितनी सेल करी, मेरे कितने खर्चे हुए, मेरी क्या कमीशन है, मैंने तुमको क्या एडवांस दे दिया था, और वो उसकी डिटेल भेजता है किसको? कंसाइनर को। तो अकाउंट सेल कौन भेजता है? कंसाइनी भेजता है किसको? कंसाइनर को। कंसाइनर। ठीक है। और अभी जो मैंने ये बोला कि यहाँ पे गुड्स कौन भेजता है? गुड्स कौन भेजता है? कंसाइनर। कंसाइनर कंसाइनर। भेजता है गुड्स कंसाइनी को। अकाउंट सेल कौन भेजता है? अकाउंट सेल भेजता है कंसाइनी कंसाइनर को। कंसाइनिंग। ये पूछ लेते हैं कि अकाउंट सेल कौन किसको भेजता है, तो कंसाइनी भेजता है कंसाइनर को। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कंसाइनी सेंड्स टू द कंसाइनर स्टेटमेंट पीरियोडिकली, का मतलब है टाइम टू टाइम। क्या शो करता है उसमें? कि उसने कितनी सेल करी है, उसकी क्या कमीशन है, उसके क्या खर्चे हो गए, कितना अनसोल्ड स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, कितना एडवांस मैंने दिया है, और कितना पैसा अभी आपका देना है या अभी मैंने आपका दे दिया है। ये सारा डिटेल, मतलब ये समझ लो कंसाइनी अपना पूरा खर्चा वगैरह बनाकर अपनी पूरी डिटेल किसको भेज देता है? कंसाइनर को। क्लियर हुई बात? यस सर। कंसाइनमेंट अकाउंट किस नेचर का होता है? नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। अच्छा, कंसाइनमेंट में दो तरीके से सामान भेजा जाता है। एक कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है? कि ए ने मार्केट से 50 रुपए का खरीदा और फिर बी को भी कितने में भेज दिया? 50 रुपए में भेज दिया। ठीक है, इसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, मतलब जितने में आपको पड़ा था उतने में आपने आगे अपने कंसाइनी को दे दिया। ठीक, इस समय जो एंट्रीज होती हैं वो ये होती हैं।
गुड्स जब भेजे जाते हैं तो एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, आपको ये पूछ सकता है कि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट किस पर डेबिट किया जाता है? कंसाइनमेंट पर। ठीक है, जब कंसाइनर अपने खर्चे देता है, जब कंसाइनर खुद के, ये ध्यान रखना कंसाइनर के खर्चे हैं, कंसाइनर जब अपने खर्चे करता है तो कैश लिखता है, क्योंकि किसकी बुक्स में बन रहा होता है? इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर। तो कंसाइनर की बुक्स में जो बन रहा होता है, कंसाइनर उसमें जो भी खुद से पेमेंट करता है उसे कैश के नाम से दिखाता है। अब मान लीजिए कि कंसाइनी का एक्सपेंस भी तो होगा, कंसाइनी के एक्सपेंस हो रहे हैं, कंसाइनी कमीशन हो रहा है, तो उसके लिए एंट्री क्या होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट। आप कंसाइनमेंट को डेबिट करोगे और सारा खर्चा, सारा पेमेंट किसके अकाउंट में डाल दोगे? कंसाइनी के अकाउंट में डाल दोगे। तो अगर वो आपसे ये पूछे कि कंसाइनी के एक्सपेंस को कंसाइनमेंट पे क्या किया जाता है, डेबिट या क्रेडिट, तो आप क्या बोलोगे? डेबिट। डेबिट। डेबिट किया जाता है। ठीक है, अच्छा फिर है सेल मेड। अब सेल करेगा कौन? सेल करेगा कंसाइनी सेल करेगा। कंसाइनी सेल करेगा तो क्या होगा? कंसाइनी सेल करेगा तो फिर से एक, शायद मेरे से यहाँ पे एक गलती हो गई है, एंट्री गलत हो गई है। इसमें हम कंसाइनी के अकाउंट को डेबिट करते हैं और नीचे किसके अकाउंट को लेते हैं? कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट के। ठीक है, नीचे कंसाइनमेंट का अकाउंट आता है, क्योंकि आप यहाँ पर कंसाइनर, कंसाइनी को अपना क्या बनाओगे? डेटर बनाओगे। कंसाइनर से पैसे लेने ना अपने, तो आप उसे डेबिट करोगे कि हाँ तूने हमारे पैसे देने हैं। ठीक है, तो एंट्री ठीक कर लेना यहाँ पे गलत हो गई है वो एंट्री, ये एंट्री गलत हो गई है, यहाँ पर रिवर्स हो गई वो। ठीक है, अब जरा इस वाली चीज को देखिए, यह है अनसोल्ड गुड्स। इसकी कैलकुलेशन आपसे अगर न्यूमेरिकल यहाँ पे आए तो 3-4 तरीके का न्यूमेरिकल आएगा। अगर यहाँ पे आया, पहला अनसोल्ड गुड्स की कॉस्ट क्या है वो निकालो। कुछ बोल रहे दूसरा हो? क्या? दूसरा जो आता है वो नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन आती है। तीसरा एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन होती है विद इंश्योरेंस के साथ, बोल देता है क्वेश्चन में। और चौथा होता है ओवरराइडिंग कमीशन। बस ये आपसे 4 पूछेगा। ओवरराइडिंग के चांस तो बिल्कुल समझ लो 8%, या अगर कभी क्वेश्चन पूछना हो तो 2%, पूछना ही नहीं है। लेकिन एबनॉर्मल और अनसोल्ड इसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल तो अभी हम ये बात कर रहे हैं एंट्री कैसे होती है। तो दोबारा बता अनसोल्ड गुड्स की एंट्री के लिए, हाँ जी क्या कह रहे हो? ये क्या समझा रहे थे आप? ये बता दीजिए दोबारा। मैं ये कह रहा हूँ क्वेश्चन 4 तरीके का न्यूमेरिकल आता है, इसमें से वो आगे मैं अच्छा। बताऊंगा तब बता दूंगा। ठीक है, ठीक। अनसोल्ड गुड्स क्या है? कंसाइनमेंट पे, कंसाइनमेंट का अनसोल्ड गुड्स को अगर आपने एंट्री करनी होगी तो आप क्या करेंगे? कंसाइनमेंट स्टॉक को डेबिट करेंगे और कंसाइनमेंट के अकाउंट को नीचे क्रेडिट कर देंगे, ये अनसोल्ड गुड्स आ जाएगा। अब आपसे पूछता है कि बैलेंस जो कंसाइनमेंट का उसका क्या होगा, तो ध्यान रखिए, अगर क्रेडिट साइड कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड से ज्यादा आ गई तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। और आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए, कंसाइनमेंट अकाउंट के प्रॉफिट, कंसाइनमेंट अकाउंट के प्रॉफिट को कंसाइनर अपने P&L अकाउंट पे क्रेडिट करता है। समझ में आई बात जो मैंने बोला? यस सर, यस सर। अगर कहीं पे लिखना है तो लिख लेना इसको, कंसाइनमेंट अकाउंट के बैलेंस को या कंसाइनमेंट अकाउंट के प्रॉफिट को कंसाइनर कौन करता है? कंसाइनर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करता है। क्वेश्चन पता कैसे पूछते हैं? क्वेश्चन कहते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट का जो प्रॉफिट है उसे कंसाइनी अपने अकाउंट में क्या करता है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। ठीक है, कंसाइनी अपने, कंसाइनी को कंसाइनर अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट के प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। कंसाइनमेंट अकाउंट के प्रॉफिट से सिर्फ एक ही आदमी को मतलब है, उसका नाम क्या है? कंसाइनर। कंसाइनर कौन है? जिसने सामान भेजा था। और क्या करता है वो? क्रेडिट कर देता है अपने P&L अकाउंट को, और अगर लॉस आ गया तो क्या कर देगा? उसको डेबिट कर देगा। डेबिट। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। ठीक। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, कंसाइनी ने आपको पैसे पहले भेजे हो एडवांस। ठीक है, हाँ सर। अब एडवांस कैसे भेजता है? या तो बिल रिसीवेबल भेजा होगा, या कैश भेजा होगा, बैंक भेजा होगा, अब कंसाइनी को क्या कर दोगे? क्रेडिट। ठीक। और ये आखिरी में होता है, ये वाली एंट्री आपसे बहुत ज्यादा पूछते नहीं है, पर ये लिखवाई इसलिए ताकि आपके दिमाग के अंदर रहे। एट द एंड ऑफ द ईयर फॉर क्लोजिंग गुड्स, जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक पड़ा होता है, उसको आप अपने यहाँ कौन अपने यहाँ दिखा रहा है? इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। ये कंसाइनर की बुक्स में हो रहा है, तो कंसाइनर अपनी बुक में से कहाँ दिखाता है? कंसाइनर उसे अपनी बुक पे दिखाता है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर या परचेज अकाउंट के अंदर। और अब ये ट्रेडिंग अकाउंट कब आता है, परचेज अकाउंट कब आता है? आप लोगों में से कितनों को पता है ट्रेडिंग अकाउंट कब लिखते हैं, परचेज कब लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट तब लिखते हैं जब
जब तो कंसाइनर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहा होता है, और अगर वो ट्रेडिंग बिजनेस कर रहा होता है तो वो परचेज लिखता है बस उसमें। ठीक है, यस सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इनकी बुक्स ऑफ कंसाइनी है। अब बताओ भाई, कंसाइनर ने सामान भेजा तो सामान रिसीव कौन करेगा? कंसाइनी। कंसाइनी। जब सामान रिसीव होता है उसकी कोई एंट्री नहीं करता ये उसकी कोई जनरल एंट्री नहीं करता। क्या जनरल एंट्री करेगा ये अपने आप तो बताता नहीं, बस ये एक रिकॉर्ड बनाता है इनवर्ट कंसाइनमेंट रजिस्टर के अंदर। तो जब कंसाइनी को सामान मिलता है वो उसकी कोई जनरल एंट्री नहीं करता, बस उसको रिकॉर्ड कहां कर देता है? इनवर्ट कंसाइनमेंट रजिस्टर के अंदर, बस। ठीक है, क्योंकि ना तो उसने कोई सामान खरीदा है इस वक्त, ना उसे कुछ और चीज हुई है। अच्छा, एडवांस देगा तो क्या एंट्री करेगा? अगर उसने कोई एडवांस दिया होगा तो क्या एंट्री करेगा? एडवांस किसने रिसीव किया होगा उससे? कंसाइनी ने अगर कोई पैसे दिए हैं तो किसको दिए होंगे पैसे? कंसाइनर को। कंसाइनर। तो वो कंसाइनर के अकाउंट को डेबिट करता है। यस। ठीक है, एक मिनट, कंसाइनर के अकाउंट को डेबिट क्यों करेगा? नहीं, कंसाइनर के अकाउंट को डेबिट क्यों करेगा? आपसी रिश्ता थोड़ी ना है। एक मिनट, हाँ मैं इसमें कंफ्यूज हो गई। कंसाइनी को तो करेगा, हाँ कंसाइनर को करेगा, कंसाइनर को तो पैसे जा रहे हैं। और नीचे लिख देगा या तो बैंक या बिल सीसीएल के फॉर्म में दे सकता है पैसे किस किस फॉर्म में दे सकता है? बिल पेबल में दे सकता है? नहीं। दे सकता है ना, क्योंकि ये तो पैसे हाँ देगा ना, हाँ हाँ, सॉरी बनाएगा। सॉरी। हाँ सर, दे सकता है। ये तो बिल पेबल ही बनाएगा ना। हाँ सर भाई, गलती हो गई, कोई बात नहीं। नहीं, मैं तुमसे नहीं पूछ रहा बेटा, और भी है क्लास में, सॉरी तुम सॉरी। टेंशन ना लो इस चीज की। ठीक है, अच्छा, अगर कंसाइनर के खर्चे हुए हैं तो उसकी एंट्री कंसाइनी करता है अपने यहाँ? नहीं, कंसाइनर के खर्चों की एंट्री कंसाइनी नहीं करता। कौन करता है? कंसाइनर करता है। कंसाइनर। लेकिन क्या कंसाइनर के खर्चों के सॉरी, यहाँ पे कंसाइनी का खुद का हो गया, फॉर द एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी है, ये कंसाइनी है। ठीक है, कंसाइनी के खर्चों की एंट्री करता है कंसाइनर? यस सर। यस सर। कंसाइनर हर चीज की एंट्री करता है। ठीक है, कंसाइनर हर चीज की एंट्री करता है। तो जब कंसाइनी के एक्सपेंस दिए गए होंगे तो क्या एंट्री करेगा? ये कंसाइनर के नाम पे चढ़ाता है पैसे, ये कभी कंसाइनमेंट का नाम यूज नहीं करता। ठीक है, कौन? कंसाइनी कभी भी कंसाइनमेंट का नाम यूज नहीं करता। क्यों? कंसाइनमेंट अकाउंट कौन बनाता है? कंसाइनर। कंसाइनर बनाता है। ठीक है, आपको क्लियर है ना कंसाइनी कौन है, कंसाइनर कौन है और कंसाइनमेंट अकाउंट है? पता है ना, क्लियर है बात? अगर किसी को नहीं आया तो बता दो। तो ये कंसाइनर खर्चा वो है जिसने सामान भेजा है, कंसाइनी वो है जिसको सामान मिला है। कंसाइनी क्यों नहीं आया यहाँ पे? ये तो बुक्स ही कंसाइनी की हैं, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी चल रहा है। ये देखो, अब कंसाइनी अपना नाम थोड़ा ना लिखता है अपनी बुक्स में। अगर आप एक बार बताओ, अगर आप अपने यहाँ एंट्री करोगे तो अपना नाम लिखोगे या किसी और का नाम लिखोगे? किसी और का। हैं? किसी और का। हाँ, अच्छा, ये बैंक दिखा देता है या यहाँ पर कैश दिखा देता है? आपको लग रहा होगा खर्चे हुए हैं तो हम बैंक क्यों दिखा रहे हैं, कैश क्यों दिखा रहे हैं, मतलब पेमेंट कर रहे हैं तो हम ऊपर कंसाइनर क्यों दिखा रहे हैं? वो कुछ नहीं कर रहा है, वो खर्चे की जगह कंसाइनर का नाम यूज कर रहा है। एक्चुअल में ये दो एंट्री होती हैं। पहले इसने अपने एक्सपेंस पे किए होंगे, फिर ये क्या करेगा? उन एक्सपेंसेस को किसके नाम पे डेबिट मार देगा? कंसाइनर के नाम पे। तो इन दो एंट्रियों को करने से बेहतर है इसकी एक ही कंबाइन एंट्री की जाए, कंसाइनर को डेबिट किया जाए और नीचे कैश को लिख दिया जाए। तो इसलिए ये एंट्री कर रहा है। ठीक है, खर्चे जरूर पे कर रहा है पर खर्चे किसके नाम पे चढ़ा रहा है? कंसाइनर के नाम पर, और कंसाइनर इन खर्चों की पेमेंट उसको बाद में करेगा। इतनी बात हुई? यस सर। ठीक है, फिर इसने कुछ सेल किया होगा। जब ये गुड्स को सेल करेगा तो कैश में करेगा, तो कैश इसके पास आएगा ना, यस सर। और ये उसको किसके नाम पे दिखाएगा? कंसाइनर के नाम पे। अब आप बोलोगे सेल तो तुमने बाहर वाले को करी होगी, फिर से वही प्रॉब्लम है। आपने जब एंट्री करी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल लिखा होगा, फिर आप सेल की अमाउंट को किस में चढ़ा दोगे? कंसाइनर में। तो कंबाइन एंट्री कर देते हैं बस ये। ठीक है, तो ये कंबाइन एंट्री करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक की कोई एंट्री अपने यहाँ नहीं करता क्योंकि ये इसका स्टॉक ही नहीं है। किसका स्टॉक है ये? कंसाइनर का। ठीक है, हाँ, ट्रांसफर करता है कमीशन के बैलेंस को। क्यों? कमीशन का बैलेंस इसके लिए क्या होता है? एक्सपेंस, इनकम। इसकी तो इनकम होगा, कमीशन इनकम हो सर, इनकम है ना। और कमीशन इसकी इनकम होगी तो पीएनएल अकाउंट पे क्रेडिट करेगा डेबिट करेगा? क्रेडिट। डेबिट। क्रेडिट करेगा।
सारी करेगा ना। इनकम क्रेडिट की जाती हैं। हाँ, कमीशन sorry, अकाउंट sorry. डेबिट टू प्रॉफिट एंड Loss लॉस account. अकाउंट। किसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये? कंसाइनर का। कंसाइनी कंसाइनी का। कंसाइनर का, कंसाइनी की बुक में चल रहा है तो सब कुछ कंसाइनी का है, ठीक है। यस सर. अच्छा, तभी मैंने तो अब आपको कंफ्यूजन हो गया होगा, बहुत अजीब सा, कंसाइनर कंसाइनी, ठीक है। कंसाइनर आपको पता होना चाहिए जिसने सामान भेजा है, कंसाइनी वो है जिसको सामान मिला है, ठीक है। और कंसाइनमेंट अकाउंट कौन बनाता है? कंसाइनर. कंसाइनर। कंसाइनी कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं बनाता। अब आपके पास एक चीज आती है कि भाई ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करते हैं। तो इसके लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं समझाऊंगा इसमें, ठीक है। पहले आप एक काम करिए, पहले इस चीज को समझने से पहले आप इस चीज को समझिए। गोडाउन के पहले का जितना खर्चा होता है वो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में इस्तेमाल किया जाता है। गोडाउन में पहुंचने से पहले का सारा खर्चा, एक बार गोडाउन में आ गया तो उसके बाद का जो भी खर्चा होगा उसे आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में इस्तेमाल नहीं करोगे। नहीं, बात समझ में आई? यस सर. Yes, sir. ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिए, इस चीज को समझिए। वही लाइन है, उसी लाइन को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इन शॉर्ट ऑल सच एक्सपेंसेस आर इग्नोर्ड विच आर इनकर्ड बाय द कंसाइनी। हमें वो सारे खर्चे इग्नोर करने होते हैं जो कंसाइनी ने इनकर्ड किए। कंसाइनी ने किए कब? जब गुड्स उसके कहां पहुंच गए? गोडाउन में, या जहां से वो सामान को बेचता है। अगर एक बार उसने अपने शोरूम, अपनी दुकान में मंगवा लिया, गोडाउन नहीं था, उसने डायरेक्ट दुकान में मंगवा लिया, तो दुकान से वो सामान बेच देगा ना, यस सर. ठीक है। तो दुकान तक आने का जितना खर्चा है वो सारा खर्चा वो अपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में कर सकते हैं। उसके बाद के किसी खर्चे को क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में नहीं करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे? वही एक बार फिर समझा सर क्लोजिंग स्टॉक कंसाइनी बनाएगा सर? बनाएगा तो कंसाइनर ही दिखाएगा, लेकिन कंसाइनर कह रहा है मैं कितने खर्चे जोड़ सकता हूं उसमें, जी सर। ठीक है। तो उसकी बात चल रही है। अब ये सिर्फ रूल यही है कि गोडाउन या प्लेस ऑफ बिजनेस, जहां पे प्लेस ऑफ सेल होने वाला है, उसके पहले तक के जो सारे खर्चे होते हैं उसे जोड़ते हैं और उसके बाद के किसी खर्चे को नहीं जोड़ते, और सर ठीक जो है। जैसे अब उसके सर जो सेल के बाद अगर गुड्स बच जाते हैं जो फिर वो क्लोजिंग स्टॉक में नहीं आएंगे? हाँ, वो क्लोजिंग स्टॉक है और उसकी वैल्यूएशन के बारे में बात कर रहा है। इन चीजों को नहीं जोड़ना। अगर ये कभी नजर आए तो इनमें से किसी को मत जोड़ देना, ठीक है। किस किस को नहीं जोड़ोगे? सेल कमीशन को नहीं जोड़ोगे, डल क्रेडिट कमीशन को नहीं जोड़ोगे, गोडाउन रेंट को नहीं जोड़ोगे, इंश्योरेंस ऑफ वेयर हाउस नहीं जोड़ोगे, एडवर्टीजमेंट, सैलरी टू सेलमैन, सेल्समैन, कार्टेज ऑन सेल, सेल्स एक्सपेंस, पैकेज चार्जेस, ये नहीं। ये किसके खर्चे हैं ये ध्यान रखिए। After गोडाउन के sales. बाद के, गोडाउन में आ गया उसके बाद के खर्चे हैं। अगर उसके पहले का कोई खर्चा है तो उसे अलाउड करोगे आप, ठीक है। और कैसे करना है, निकालना कैसे, अभी एक न्यूमेरिकल करा दूंगा, समझ में आ जाएगा। देखिए, प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स, जो आपके वो है गुड्स हैं उनकी प्रोपोर्शनेट निकालिए। प्रोपोर्शनेट क्या बोल रहे हैं? देखिए, मान लीजिए आपके 500 यूनिट भेजी थी और आपकी 100 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक है, तो आप पूरी 500 का वैल्यू लोगे, 100 की लोगे? तो 100 की। तो उसका प्रोपोर्शनेट का मतलब है कि जितना आपका क्लोजिंग स्टॉक है उसके बारे में बात कर रहा हूं, उसका कॉस्ट प्राइस लीजिए, उसके एक्सपेंसेस लीजिए। कौन से एक्सपेंस? जो कंसाइनर ने किए। ध्यान रखिएगा, कंसाइनर के तो सारे खर्चे जुड़ते हैं, कंसाइनर के सारे खर्चे जुड़ते हैं, लेकिन कंसाइनी के कौन से खर्चे जुड़ते हैं? जो गोडाउन से पहले के हैं, जी सर। ठीक है। और उसके बाद जो आता है वो आपका वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो जाता है। क्वेश्चन करते हैं तब शायद कुछ समझ में आ जाए, अभी तो ये शायद ही कुछ पता चल रहा होगा, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करना सिखा रहा हूं। वैसे मेरे पास आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक जगह पे करा देता हूं। मैंने कहीं पेज रखा तो था, खाली कहां चला गया? चलिए यहां पे रख लेते हैं, सबसे आखिरी में होगा। अच्छा ध्यान रखिएगा, इस लाइन को याद कर लीजिएगा। ऑर्डिनरी कमीशन और डेल क्रेडिट कमीशन सेल पे कैलकुलेट होती है। किस पे कैलकुलेट होती है? सेल पे, ठीक है। बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन निकालने वाले हैं। आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा जो सामने रखा जा रहा है, इस वक्त इसी पे फोकस करना कि क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे की जाएगी, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं। मान लीजिए कि एक मिस्टर वाई थे जिन्होंने अपना
500 यूनिट जो सामान था वो किसको भेजा है, मिस्टर एक्स को दिया है, ठीक है, और ये दिया है 350 रुपए पर यूनिट पर। इतनी बात क्लियर हुई? यस सर। जी सर। ठीक। अब क्या होता है, मिस्टर वाई इनकर्ट करते हैं कुछ एक्सपेंसेस। इनकर्ट क्या करते हैं, वो एक्सपेंस में इनकर्ट करते हैं, एक तो उन्होंने कार्टेज पे किया है, कार्टेज जो उन्होंने पे किया है वो 500 रुपए का है। फिर उन्होंने इंश्योरेंस पे किया है इसके ऊपर, इंश्योरेंस कितने का पे किया है, 2000 रुपए का। फिर उन्होंने इसके ऊपर पैकिंग पे करी है, वो पैकिंग कितने की पे करी है, मान लीजिए 2500 रुपए की पैकिंग है, ठीक है। अब दूसरा ध्यान रखिए, मिस्टर एक्स उनके अपने कितने एक्सपेंस हुए, इनकर्ड एक्सपेंसेस। पहला एक्सपेंस उनका जो हुआ है वो कार्टेज का हुआ है, ठीक है। कार्टेज का जो एक्सपेंस उनका हुआ है वो मान लीजिए 500 रुपए हुआ है, चलिए 1500 रख लीजिए, ठीक है। इसके बाद एक अनलोडिंग ले लीजिए। अनलोडिंग गोडाउन से पहले होती है, गोडाउन के बाद होती है? गोडाउन पहले। में होती है। गोडाउन के बाद। गोडाउन से पहले होगी ना? पहले होगी। यस सर। हाँ, और गोडाउन का रेंट उन्होंने दिया 2500 रुपए का, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई? जी सर। ठीक है। अब उन्होंने कहा कि इन्होंने 450 यूनिट बेच दिया है, सेल जो हुई है वो 450 यूनिट्स की हो चुकी है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितने का हो जाएगा, कोई बताएगा? 50 500 यूनिट। यूनिट आपका क्या था, भेजा गया था, ठीक है। और अब आपके पास वहां बचा है खाली 450 बेचने के बाद 50 यूनिट, तो ये है आपका क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन होनी है। इसकी वैल्यूएशन करने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि आप ये देखिए इनमें से कौन से एक्सपेंसेस इंक्लूड हो सकते हैं। अब आप पढ़ेंगे ऊपर पैकिंग एक्सपेंस को मैंने मना किया, करेक्ट, लेकिन ये पैकिंग किसका है, कंसाइनर का, ये तो है ना। और कंसाइनर Yes. का एक्सपेंस तो गोडाउन से पहले हो गया होगा, यस सर। क्योंकि कंसाइनर के तो सारे एक्सपेंस जोड़े जाते हैं, यस सर। ठीक है। तो बताइए 50 यूनिट, 50 यूनिट की कॉस्ट क्या है, 50 यूनिट जो है वो 350 रुपए के हिसाब से, कॉस्ट तो 350 थी ना, ऊपर रखा हुआ 350। यस सर। अच्छा, हाँ क्या कह रहे हो? जी जी समझ लो। अच्छा, कई बार क्या होता है ये ना आपको ऐसे नहीं देता, कई बार ये करता है 500 यूनिट है और पूरी अमाउंट बता देता है, 350 पर यूनिट नहीं, पूरी अमाउंट दे देगा। पूरी अमाउंट कितनी, 1 2 3 और 35 5 कितना होता है, 1,75,000। ठीक है। तो ये 1,75,000। पूरी अमाउंट दे देगा 175। अगर पूरी अमाउंट दे देगा और ये दे देगा तो कैलकुलेट कैसे करोगे, कर सकते हो यूनिटरी मैथमेटिक्स, क्या करोगे, 1 लाख 25,000। 500 यूनिट का है और कितनी यूनिट का चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ऐसे में, डिवाइड बाय है ना, 500 कर सकोगे ना? यस सर। ठीक है। अच्छा, अभी तो हमारे पास कितनी यूनिट है, 50 यूनिट है, 350 रुपए के हिसाब से कितना आ जाएगा, 17,500। यस सर। अब इसमें जो कंसाइनर है, कंसाइनर कौन है, मिस्टर एक्स, उसके तो सारे एक्सपेंस जोड़ दो, सारे जितने दिख रहे हैं कंसाइनर के। सर वाई है सर, कंसाइनर वाई है। चलो कोई बात नहीं, मिस्टर वाई लो, कंसाइनर के सारे खर्चे जोड़ लो। कंसाइनर खर्चे कितने, 500 कार्टेज, 2500 पैकिंग और 2000 ये, टोटल मिला कितना हो गया, 5,000। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये 5000 कितनी यूनिट का है, उसके 500। 500 का। और आपका क्लोजिंग स्टॉक कितनी यूनिट का है, 50। 500। तो 50 यूनिट का कितना आएगा, ये 500। 500। 500 आ जाएगा, ठीक। Yes, प्लस अब कौन से एक्सपेंस जुड़ेंगे, कंसाइनी के, कंसाइनी के कौन से एक्सपेंस जुड़ेंगे, जो गोडाउन से पहले हों। तो कार्टेज यानी कि रास्ते का, अनलोडिंग मतलब जब उसने सामान अनलोड करवाया होगा, गोडाउन से बाहर अनलोड कराया, गोडाउन के अंदर तो अनलोड नहीं कराएगा, ठीक है। और गोडाउन के अंदर अनलोड कराता भी है तो वो तो अभी ट्रक के अंदर है ना, ट्रक से तो बाहर अब निकलेंगे, गोडाउन में तो अब आएंगे वो। तो इसमें सिर्फ गोडाउन रेंट ऐसा है जिसे आप इंक्लूड नहीं नहीं करोगे। करेंगे। तो आप किसको इंक्लूड करोगे, खाली अनलोडिंग और कार्टेज को। तो अनलोडिंग और कार्टेज मिलाकर कितने का हो जाएगा, 2500 रुपए। और ये कितनी यूनिट का है, 500। आपको कितनी यूनिट का चाहिए, 50। तो 250 हो जाएगा। 250। तो इस केस में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कितनी हो जाएगी, 18,250। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। चलिए, अभी तक इस कंसेप्ट में
जो असली प्रॉब्लम है वो उसने नहीं जोड़ी है। असली प्रॉब्लम है नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस की, सारी कहानी वो चलाते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन है। तो अब ये आ गया लॉस। पहले आप नॉर्मल लॉस को समझिए, ठीक है। नॉर्मल लॉस वो होता है जो नेचुरल कॉस्ट से होता है, और जो चीज नेचुरली होती है, क्या उस पे आपका कोई नियंत्रण है, कोई कंट्रोल है? नहीं भैया। नो नो सर। सर। और जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो आपका नहीं है तो कंसाइनी का कैसे होगा? ठीक है। और इंश्योरेंस कंपनी का भी कैसे हो जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी कभी किसी नेचुरल कॉज के ऊपर करती है? आप जानते होंगे कि पेट्रोल होता है, तो पेट्रोल में जब पेट्रोल को वो किया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो पेट्रोल में ये माना जाता है कि 5% to 2% और 3% क्या होता है, नेचुरली गायब हो जाता है। तो इंश्योरेंस यस सर। कंपनी या जो ट्रक वाला जो होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता 3% का, ठीक है। वो 3% फ्लक्चुएशन मानी जाती है कि हाँ हो जाती है, तो उस 3% का कोई इंश्योरेंस नहीं करता। क्यों? वो नेचुरल है, वो तो होना ही होना है। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस ठीक है। सर। तो ध्यान से सुनिएगा क्या चीज बता रहा हूं। व्हेन गुड्स आर सेंट बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी, कंसाइनर गुड्स कंसाइनी को भेजता है, लॉस हो जाता है रास्ते में क्योंकि नेचुरल कॉज आया, ऐसे लॉस को हम नॉर्मल लॉस कहते हैं। इसकी कोई एंट्री नहीं होती, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस जो होता है, उसे चार्ज कर दिया जाता है बाकी यूनिट्स के ऊपर, और अगर बाकी यूनिट्स के ऊपर चार्ज करोगे तो बाकी यूनिट्स की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी? घटेगी। बढ़ जाएगी। अच्छा आपने हाँ। पहले 500 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से भेजा, 5000 आया। अचानक इसमें 100 यूनिट खराब होगी, तो अब 400 यूनिट की कीमत होगी ना 5000, यस बढ़ेगी। सर। ठीक है। और इस वजह से पर यूनिट बढ़ जाएगा। किसका बढ़ जाएगा? अब यहीं से क्वेश्चन ऐसा आता है, अगर वो पूछे तो आपसे, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है आपका, वो ये बोलता है कि एक कंपनी को नॉर्मल लॉस हो गया है, इसकी वजह से जो कॉस्ट पर यूनिट होगी इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी? आप बोलेंगे इंक्रीज इंक्रीज करेगी। करेगी। नॉर्मल लॉस के कारण इंक्रीज करेगी, एबनॉर्मल लॉस के कारण कुछ नहीं करेगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ओके। एबनॉर्मल लॉस के कारण कुछ नहीं करेगी, नॉर्मल लॉस के कारण इंक्रीज करेगी। इतना दिमाग के अंदर फिट कर लो। कोई दिक्कत? ठीक से बताना ही मेरे को समझ नहीं आया। अभी बता दूंगा, इंक्रीज का पूरा दिखा दूंगा आपको, टेंशन बिल्कुल ना लो, इंक्रीज का दिखा देंगे। पर इतना याद रखो कि जो नॉर्मल लॉस होता है ये, अच्छा चलो ये देखो, मान लो आपने 500 यूनिट भेजी थी 5000 रुपए के कारण, 5000 रुपए से, ठीक है। रास्ते में नॉर्मल लॉस हो गया 100 यूनिट का, तो यूनिट कितनी बची? 400। लेकिन इनकी कीमत कितनी है? 5000। अभी पर यूनिट कितना था? 10 रुपए था, अब पर यूनिट कितना हो गया? 12.5 रुपए। 12.5 हो गया, ठीक है। तो पर यूनिट बढ़ गया ना, ठीक है। तो पर यूनिट बढ़ जाता है, किस केस में बढ़ता है? नॉर्मल लॉस के कारण। एबनॉर्मल लॉस के कारण कुछ नहीं होता, ध्यान रखिएगा, मैं फिर बोल रहा हूं, एबनॉर्मल लॉस के कारण कुछ नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? नॉर्मल लॉस के कारण यूनिट में माइनस होती है, नॉर्मल लॉस के कारण यूनिट तो माइनस हो जाती है पर अमाउंट माइनस नहीं होती। तो नहीं। यहां क्या होता है, टोटल यूनिट तो डिक्रीज करती हैं, बट टोटल कॉस्ट डिक्रीज नहीं करती। टोटल कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, रिमेन सेम, ठीक है। ये इसके कारण होता है, नॉर्मल लॉस के कारण। जरा क्वेश्चन को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, 400 केजी गुड्स का, जिसकी कंसाइनमेंट कॉस्ट कितनी है? 24000। जिसकी कंसाइनमेंट कॉस्ट कितनी है? 24000, उनको भेजा गया। कंसाइनर का खर्चा 600 रुपए हो गया। 100 केजी जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो गया रास्ते में नेचुरल कॉस्ट के कारण। कंसाइनी ने 250 बेच दिया, तो कितना बच गया होगा? 500। क्या बोल रहे सर? आवाज चलेगी है? ठीक है मेरी? मैंने नहीं समझ कहा, नहीं आया। मैंने कहा कि 400 यूनिट जो था 24,000 रुपए के हिसाब से भेजा गया, 600 रुपए की आपकी कॉस्ट हो गई, जो सामान को भेजने की हो गई, कंसाइनर के खर्चे। यस सर। 100 केजी जो था वो रास्ते में खराब हो गया, नेचुरल कॉस्ट के कारण नॉर्मल लॉस हो गया। और 50 केजी आपका बच गया, 50 केजी बचा ना, 400 में से 100 खराब हो गया, 250 बेच दिया, बचा कितना? 50। यस सर। ये 50 क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है या वो है कोई दूसरी चीज है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है। आप एक चीज समझिए, ठीक है। मानिए मैं आपको दो तरीके से क्वेश्चन दिखा रहा हूं, आपको दो तरीके से बता रहा हूं। देखो दो तरीके से वैल्यू क्या होगी 50 यूनिट की, देखना। पर वैल्यू ज्यादा आएगी, किसमें ज्यादा आएगी? नॉर्मल केस में। देखिए, इन केस ऑफ नॉर्मल लॉस, ठीक है। और यहां एज्यूम कर लीजिए कोई नॉर्मल लॉस नहीं है, एज्यूम नो नॉर्मल लॉस। मैं अपने क्वेश्चन को बदल रहा हूं,
ठीक है, मैं इस पूरे क्वेश्चन में ये कर रहा हूं कि जब आप इस तरफ करेंगे इस क्वेश्चन को तो पूरा क्वेश्चन एज इट इज पढ़िए, जब इस तरफ करेंगे तो ये मानिए ये वाली लाइन नहीं है इस क्वेश्चन में। यस सर, ठीक है, समझ में आ गया। समझ में आ गई बात। जब हम इस तरफ Yes, sir. क्वेश्चन करेंगे तो ये मान के चलेंगे नॉर्मल लॉस वाली लाइन है, और जब इस तरफ करेंगे तो मान के चलेंगे नॉर्मल लॉस वाली लाइन उसके अंदर नहीं लिखी है। ठीक है, Yes, sir. यस सर। चलिए अब देखिए दोनों में वैल्यू में डिफरेंस क्या आता है। आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन निकाल रहे हो खाली, जब आप यहाँ पे निकालोगे तो पहले ये बताओ कि जो स्टॉक भेजा गया था, स्टॉक सेंड किया गया था, गुड सेंड किए गए थे, उनकी कॉस्ट क्या थी? 24,000। 400 भेजे गए थे 24,000 रुपए के हिसाब से। यस सर। ठीक है, तो यहाँ भी यही हुआ होगा, 400 भेजे गए होंगे 24,000 रुपए के हिसाब से। कोई दिक्कत है फिलहाल दोनों में? No, sir. ठीक है, प्लस कंसाइनर ने अपने खर्चे दिए होंगे, तो यूनिट पे तो कुछ नहीं बढ़ा, खर्चे बढ़ गए 600 रुपए। करेक्ट? Yes, sir. अभी तक क्या हो गया, 400 यूनिट हो गया कितने के हिसाब से? 24,600 के हिसाब से। Yes, sir. यहाँ भी यही हुआ होगा। Yes, sir. अब रास्ते में नॉर्मल लॉस हो गया, रास्ते में क्या हुआ, नॉर्मल लॉस। हम नॉर्मल लॉस किसके केस में मान के चल रहे हैं? इस केस में। Yes, sir. सर। तो इस केस में नॉर्मल लॉस होता है तो उसकी वैल्यू तो होती नहीं, नॉर्मल लॉस की कोई वैल्यू नहीं होती। तो जैसे ही नॉर्मल लॉस होगा यूनिट कितनी रह जाएंगी? 300 और यहाँ कितना हो जाएगा? 24,600। नहीं रहेगा। Yes, sir. ठीक है, अच्छा हम यहाँ मान के क्या चल रहे हैं कि नॉर्मल लॉस हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं हुआ नहीं है। हुआ है। नहीं हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ कितनी यूनिट होंगी? 400, 24,600। अच्छा, अब जरा क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं। तो कितने का क्लोजिंग स्टॉक है भाई? 50 यूनिट का। हाँ जी भैया। यस सर। Yes, तो sir. एक बात बताओ यार, 24,600 रुपए कितनी यूनिट की कॉस्ट है? 300। 300। आपको कितनी यूनिट की कॉस्ट चाहिए? 50। कितनी आ रही? 4100। 4100। ठीक है, मान लेते हैं। अच्छा, इधर इधर कितनी आ रही है? इधर क्या हो जाएगी क्लोजिंग स्टॉक की? यहाँ पे भी क्लोजिंग स्टॉक निकालोगे ना, वही 50 यूनिट। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या आएगी? 24,600 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 50। यहाँ कितनी आ रही? 3075। 3,075। अब मुझे ये बताओ किसमें पर यूनिट ज्यादा है? इसमें पर यूनिट ज्यादा है, इसमें पर यूनिट ज्यादा है? इसमें जिसमें नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल वाला। जिसमें नॉर्मल लॉस हुआ। तो यही तो मैं बता रहा था कि नॉर्मल लॉस क्या करता है, पर यूनिट को बढ़ा देता है। ठीक है, अगर नॉर्मल लॉस हुआ तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा आएगी। ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत? नो। नहीं भैया। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है? जिस कोई प्रॉब्लम है पूछ लो, मैं बता दूंगा दोबारा। तो यहाँ पे थ्योरेटिकल पॉइंट 2-3 याद रखो। नॉर्मल लॉस पर यूनिट कॉस्ट को बढ़ा देता है। नॉर्मल लॉस होता है तो बाकी यूनिट्स के बीच में कॉस्ट को स्प्रेड कर दिया जाता है। नॉर्मल लॉस होता है तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को भी? अब मैं एबनॉर्मल लॉस की तरफ जाऊं? यस सर। ठीक है, हाँ जी सर। अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ तो दिक्कत बड़ी अजीब है, ध्यान से देखिएगा। एबनॉर्मल लॉस कब होता है? व्हेन गुड्स आर सेंट बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी, सेम लाइन है, दैट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रांजिट, रास्ते के दौरान लॉस किस वजह से हुआ है? चोरी के कारण, आग के कारण, या किसी अदर अदर अननेचुरल नहीं होगा, अननेचुरल होगा। यहाँ पे यूएन जोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि नेचुरल से कौन होता है? नॉर्मल। नॉर्मल। तो ये अननेचुरल से होता है। अननेचुरल कारण से कुछ हुआ है तो उसे क्या कहा जाता है? एबनॉर्मल लॉस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एबनॉर्मल लॉस कहा जाता है। और ये एबनॉर्मल लॉस किसके ऊपर चार्ज होता है? कोई बताएगा? फायर और सम अदर। लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूं। चार्ज होता है, चार्ज टू P&L अकाउंट। किस पे चार्ज होता है? P&L अकाउंट के ऊपर। ठीक है, कहां पर होता है मैं बता दूंगा, अभी ध्यान दीजिएगा। फिलहाल आप याद रखिए कि इसको निकालते कैसे हैं। तो इसको निकालने के लिए एक तो प्रोपोर्शनेट कॉस्ट को लेते हैं, जैसे जैसे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं ना, यस सर। बिल्कुल वैसे ही। बट सिर्फ एक चीज का अंतर है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कब तक होता है? गोडाउन में पहुंचने तक। यस सर। यहां पर होता है जब तक वो लॉस नहीं हो जाता, जहां पे वो कंसाइन, जहां पे लॉस हुआ है। ठीक है, सर दोबारा बता दो। मतलब ये है कि
अगर मैं आपको बोल रहा हूँ क्लोजिंग स्टॉक की तरह इसकी वैल्यूएशन करनी होती है, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक की तरह करनी होती है, पर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कब तक करनी होती है? गोडाउन में पहुंचने से पहले तक, राइट? यस सर। इसमें पर लेकिन इसमें कहां तक करनी होती है? जब तक वो लॉस होता है। जिस डेट पे लॉस हो जाएगा उस डेट तक के जितने खर्चे वो जोड़ने, उसके बाद के खर्चे नहीं जोड़ने। ओके सर। ठीक है, चलिए एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए ए ने सामान बी को भेजा, 5,000 रुपए का सामान था, 200 रुपए का एक्सपेंस था। रास्ते में जब ये सामान पहुंचा तो रास्ते में ये सामान खराब हो गया। ठीक है, इसमें से मान लीजिए ये 200 यूनिट था, इसमें से 50 यूनिट रास्ते में क्या हो गई? एबनॉर्मल लॉस के कारण आग लग गई, खराब हो गई। अब जब ये पहुंचेगा बी के पास, तो बी के पास कितनी यूनिट पहुंचेगा? 150। 150। और बी ने अनलोड कितनी यूनिट कराएगा? बी 150। 150। 150। तो अनलोडिंग खर्चा भी वो 150 यूनिट का ही देगा ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो 50 यूनिट आग में जल गई, अनलोडिंग उनका है खर्चा? नो सर। नहीं। तो यही तो मैं समझाना चाह रहा था अभी आपको, कि आपको जो खर्चा कौन सा लेना है, आपको खर्चा वो लेना है किसके केस में? एबनॉर्मल के केस में, जहां पर असल में नुकसान हुआ है। जिस जगह पर नुकसान हो गया उसके पहले के सारे खर्चे ले लो, उसके बाद का कोई खर्चा मत लेना। क्लियर हुई बात? हाँ जी भैया। ठीक है, मैंने पर ऐसे दो सर, क्वेश्चन रखे हैं, मैं आपको दोनों क्वेश्चन समझा देता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। बोलो क्या कह रहे हो? सर जो कंसाइनर है वो तो अपने अकाउंट्स में लेगा ना सारे खर्चे? कंसाइनर के अपने खर्चे तो जोड़ता ही है, वो तो बाकी सारे खर्चे लेता ही है। चलो एक ही क्वेश्चन देखो, समझ जाओगे। मैंने एक ही क्वेश्चन को दो अलग अलग तरीके से बनाया हुआ है। एक में मैंने अनलोडिंग भी जोड़ा हुआ है और गोडाउन का रेंट भी जोड़ा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक एब्नॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालनी है। हाँ बोलो, कुछ कह रहे हो? नहीं। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले वाले केस को पढ़ो, अब समझो, फिर आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। दूसरे केस को पढ़ के पूरी तरह क्लियर हो जाएगा क्या क्या जोड़ना है क्या क्या नहीं। फिलहाल पहला केस इसलिए रख रहे हैं ताकि थोड़ा बहुत पता लग सके कैसे वैल्यूएशन आती है। 5,000 घड़ियां हैं, 5 लाख रुपए की हैं। कंसाइनर ने इसके ऊपर 18,000 रुपए का फ्रेट दिया है। 100 घड़ियां जो हैं वो रास्ते में आग के कारण जल के खत्म हो गई हैं। कंसाइनर ने 3,900 घड़ियां बेच दी हैं। मुझे कोई क्लोजिंग स्टॉक बता सकता है इस वक्त कितना है? -100। 5,000 यूनिट भेजी गई थी, 100 यूनिट रास्ते में खराब हो गई, 3900 बेच दी, कितनी यूनिट है? 1000। 1000 यूनिट हो गई। यस सर। चलो इसका वैल्यूएशन करते हैं। फिलहाल इस केस को वैल्यूएशन देखना और उस दूसरे वाले केस में वैल्यूएशन देखना, फर्क पता लग जाएगा। कितनी यूनिट भेजी गई थी? 5,000। 5000। उनकी कॉस्ट क्या थी? 5 लाख। 5 लाख। प्लस उसके ऊपर अपने एक्सपेंस जोड़े। कितने एक्सपेंस जोड़े? 18,000। तो जब सामान निकला तो वो 5,000 रुपए, 5,000 यूनिट था और 5,18,000 रुपए का था, करेक्ट? यस सर। रास्ते में एबनॉर्मल लॉस हो गया। अगर नॉर्मल लॉस होता तो सिर्फ यहां से माइनस होता, यहां माइनस नहीं होता। बट ये कैसा लॉस है? एबनॉर्मल। एबनॉर्मल। और एबनॉर्मल लॉस है तो उसकी वैल्यूएशन निकालनी पड़ती है। वैल्यूएशन कैसे निकालोगे? 5,18,000 रुपए कितने की वैल्यू है? 5000। 5000। 5,000। हमें कितने की चाहिए? 100। कैलकुलेट करेगा कोई से? 10,360। 10,360। ठीक है, इसके बाद यहां पे जो पहुंचेगा वो 4,900 यूनिट होगा और उसकी टोटल वैल्यू कितनी आ रही होगी? 5,00,000 507640। 640। 7,640। ये किसकी वैल्यू है? जो वहां तक पहुंचा। इसमें से सेल कितना हो गया? सर 3900। तो 3900। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी डायरेक्ट। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना यूनिट था? 1000। 1,000। ऊपर हमने 1,000 कैलकुलेट किया था क्लोजिंग स्टॉक। यस सर। ठीक है, तो आपने अपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल ली। कितनी वैल्यू आ रही? 1,36,100। 1,36,000। ठीक है, चलो अब जरा इस क्वेश्चन को पढ़ो। सेम क्वेश्चन है, बस एडिशनल चीजें ये हुई हैं।
और इन एडिशनल चीजों के कारण क्लोजिंग किसकी वैल्यू में फर्क आएगा? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की। बताओ उसकी एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू में क्यों फर्क नहीं आएगा? क्योंकि अनलोडिंग किसकी होगी? जो सही घड़ियां होंगी, जो खराब होंगी उन्हें तो अनलोड ही नहीं किया जाएगा। यस सर। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। जब इसने सामान भेजा तो यूनिट कितनी भेजी और उसकी कॉस्ट क्या थी? देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो जैसे ये चीजें जुड़ी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अलग आएगी। ऊपर वाले केस में तो बराबर थी क्योंकि कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं थी। अब यहाँ पे कॉस्ट एक्स्ट्रा है। कितनी यूनिट भेजी गई? 5000 यूनिट। कीमत क्या थी? 5 लाख रुपए। प्लस आपका कंसाइनर अपने खर्चे जोड़ेगा। कंसाइनर तो अपने सारे खर्चे जोड़ता है ना। यस सर। कंसाइनर ने अपने 18,000 के खर्चे जोड़ दिए, तो उसने कहा टोटल 5000 यूनिट है और ये इनकी कीमत 5,18,000 रुपए है। फिर वो कहता है कि बीच में एबनॉर्मल लॉस हो गया। जैसे ही उसने एबनॉर्मल लॉस लिखा तो उसने कहा 100 यूनिट चले गई और उसकी कीमत कितनी आई थी? 5,18,000 डिवाइडेड बाय 5000 यूनिट। और कितनी यूनिट का निकालना है? 100 यूनिट का, जो केस में कितना आया था? 10,360। यस सर। ठीक है, इससे यहां तक तो वही लग रहा है आपको कि सेम चल रहा है, 5,07,640 रुपए। लेकिन यहां से बदल जाता है। यहां से कंसाइनी अपने खर्चे जोड़ता है। कौन से खर्चे जोड़ेगा कंसाइनी अपने? जो गोडाउन से पहले के, गोडाउन के बाद के हैं? पहले के हैं। पहले के। गोडाउन से पहले का खर्चा कितना है? खाली 500 रुपए। 500 रुपए। जैसे ही वो 500 रुपए जोड़ता है तो अब 4900 यूनिट की कॉस्ट कितनी हो जाती है? 508140। करेक्ट। यस सर। और अब वो अपना क्लोजिंग स्टॉक निकालता है। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालता है? वो कहता है 508140 डिवाइडेड बाय 4900। और उसके पास कितनी यूनिट है क्लोजिंग स्टॉक 1000 में? 1000 यूनिट। और जैसे इससे मल्टीप्लाई करता है कितनी वैल्यू आती है? 103702। अब जरा फर्क देखिए, जब आपके पास वो नहीं था, कंसाइनी के खर्चे नहीं थे, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना आया था? 103600। लेकिन जैसे ही कंसाइनी के खर्चे जुड़े तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में फर्क आ गया। तो आपको पता चल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक और एबनॉर्मल लॉस निकलते तो एक जैसे हैं, पर उनके कॉस्ट के अलग अलग जगह पे जोड़ी जाती है कॉस्ट। ठीक है, एक क्या है एट द स्टेज ऑफ लॉस और एक क्या है एट द स्टेज ऑफ गोडाउन। भैया ये अटक रहा है बहुत ज्यादा। हाँ सर, आपकी सबको ना अटक रहा वीडियो है? लेट हो रही है। यस सर। वीडियो सभी अभी ठीक आ रही है आवाज? नहीं भैया, हाँ जी, आवाज नहीं तो आ आ हाँ रही? रही है। भैया, आवाज तो ठीक आ रही नहीं है, वो स्क्रीन में दिक्कत हो रही थी। हूं मैं। स्क्रीन तो ये मैंने अब आवाज आ चेंज रही है करी है। पर अब चेंज हो रही है स्क्रीन? नो सर, लिखा कुछ नहीं है मैंने। आप चेंज हुई है। सबको चेंज होनी शुरू हो गई। एबनॉर्मल लॉस वाली लाइन दिख रही है सबसे ऊपर? एबनॉर्मल लॉस इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट। जी यस भैया। सर। यस सर। हाँ जी भैया। लेस इंश्योरेंस। वर्ड क्या है? लेस इंश्योरेंस। और अब हमें इसी के ऊपर ट्रीटमेंट करना है कि किसको कैसे दिखाएंगे, कहाँ दिखाएंगे। ठीक है जी, यस सर। चलिए शुरू करूँ काम? बताऊं सबको दिख रही है? कोई दिक्कत आ रही है किसी को तो बताओ। नहीं भैया। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, फिर से सेम क्वेश्चन है, फिर से कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन इस बार गुड्स इंश्योर किए गए हैं, इंश्योरेंस कर रखा है गुड्स का। हाँ बोलो। हाँ जी बोलो, कुछ कह रहे हो? नो सर, कोई कुछ नहीं कह नहीं रहा, भैया, पढ़ाओ। चलिए ठीक है। अब हम यहाँ पर इसकी पहले आपको वैल्यूएशन तो पता है सबको कैसे लगेगी, ठीक है। इसने बोला है कि आप इसे कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर दिखा दो, कैसे दिखाओगे? तो मैं आपको एक कंसाइनमेंट अकाउंट का एक जस्ट एक एक्सट्रैक्ट दिखा रहा हूं कि कंसाइनमेंट अकाउंट में कौन कैसे दिखाया जाएगा। कंसाइनमेंट अकाउंट में एक तो आपका क्लोजिंग स्टॉक आना है, ठीक है। एक आपका यहाँ पे क्या आना है? एबनॉर्मल लॉस आना है। किसके नाम पर? P&L अकाउंट के नाम पे। और एक आएगा यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे, ठीक है। ऐसे आप दिखाते हो कंसाइनमेंट के अंदर तीनों को। इसका मतलब क्या है कि तीनों के तीनों कंसाइनमेंट पे क्या हुए हैं? क्रेडिट या डेबिट? क्रेडिट।
क्रेडिट। क्रेडिट हुआ है। कौन तीनों? एबनॉर्मल लॉस भी क्रेडिट हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक भी हुआ है और इंश्योरेंस कंपनी भी हुई है। इंश्योरेंस कंपनी क्यों हो रही है? क्योंकि वो पैसे देने वाली है। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनिएगा कौन कितनी अमाउंट देगा। तो आपको ये पता है कि हमने 5000 यूनिट के साथ 5 लाख रुपए की कीमत का सामान भेजा था, जिसके ऊपर कंसाइनर के कुछ खर्चे हुए थे, जो कितने के थे? 18,000। 18,000 रुपए के थे। सेम क्वेश्चन ही रखा है ताकि हमारी कैलकुलेशन वैसी बनी रहे। बस 5,18,000 रुपए कॉस्ट थी। आपको यहाँ पे पता, आपने यहाँ पे क्या माइनस किया था? एबनॉर्मल लॉस, जो कितने यूनिट का था? Loss। 100 यूनिट का था। 100। और उसकी कॉस्ट कितनी थी? 10,000 360। 360। अब एक बात मुझे ये बताना कि यहाँ पर तुम्हारी इंश्योरेंस कंपनी 10,360 का लॉस है तुम्हारा। ये तो यहाँ का लिख रहा हूँ। यस सर। 5,07,640 रुपए। तुम्हारे को नुकसान कितने का हुआ है? 10,360 का। और इंश्योरेंस कंपनी कितना पैसा देने को तैयार हो गई है? 10। 10,000। तो तुम्हारा नुकसान कितने का हुआ है फाइनल? 340। 360 का। 360। ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस कितना गया? 360। इस लाइन का मतलब यही था कि एबनॉर्मल लॉस डेबिट होता है P&L अकाउंट पर क्या? लेस इंश्योरेंस करके, यानी कि इंश्योरेंस की वैल्यू लेस करके। इतनी बात क्लियर हुई? यस सर। यस सर। और आप क्लोजिंग स्टॉक निकाल लोगे। क्लोजिंग स्टॉक आपने पहले भी निकाला हुआ है कि कैसे निकालना। क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा? उसी क्वेश्चन का है, सेम चल रहा है, कुछ अलग तो रखा नहीं है। 5,07,640 कितनी यूनिट का कॉस्ट है? 4,900 का। हमें कितनी यूनिट का कॉस्ट चाहिए? 1000 का। तो कितना आ रहा था वो? 3,600। 1,3600। और ये आपका क्लोजिंग स्टॉक ऐसे किसके आगे दिखा दोगे? ठीक है। तो इतनी बस बात आप। क्लियर हुई भाई सभी को? यस सर। अच्छा। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस पता चल गया? यस सर। लेकिन अभी तक हमने एक चीज नहीं पढ़ी कि क्या एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस और इंश्योरेंस कंपनियां तीनों एक क्वेश्चन में आ सकती हैं? बिल्कुल आ सकती हैं। और अगर से तीनों एक साथ दे दी तब क्या होगा? ठीक है। उससे पहले आपको कुछ एंट्री समझनी है कि जब एबनॉर्मल लॉस होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें सब कुछ है। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए। दिख रहा है सबको क्वेश्चन? यस सर। बाकी लोगों की आवाज नहीं आ रही भाई? हाँ जी भैया, Yes, दिख sir, रहा है। हाँ जी बोलो। अब तो मेरी आवाज सही आ रही होगी। मेरा तो अच्छा खासा नेट भाग रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक, जरा क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है। वीपी लिमिटेड पूना में है। उन्होंने 10,000 किलो घी जो है 20 रुपए पर केजी के हिसाब से रमेश एंड कंपनी को चेन्नई में भेजा है। वीपी लिमिटेड ने 50,000 रुपए फ्रेटर इंश्योरेंस का दिया था। 10 जनवरी 2012 को 250 किलो घी जो था वो रास्ते में खराब हो गया। इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी ने 4,500 रुपए का सेटलमेंट किया। इसका मतलब ये नॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल। एबनॉर्मल। इंश्योरेंस कंपनी तो एबनॉर्मल लॉस का काम करती है। 20 जनवरी सन 2012 को रमेश एंड कंपनी ने कंसाइनमेंट को रिसीव किया और 3 महीने की एक्सेप्टेंस दी। 3 महीने की एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? बिल्स पेबल दिया। कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का। कितने का बिल्स पेबल भेजा उन्होंने? 1 लाख रुपए का बिल्स पेबल उन्होंने किसको भेज दिया? वीपी पूना वाली कंपनी को दे दिया। अब आगे क्या हुआ? आगे उन्होंने कहा कि देखो, हमें कंसाइन, यहाँ पे उन्होंने रमेश एंड कंपनी को कुछ इंफॉर्मेशन दी। रमेश एंड कंपनी इंफॉर्मेशन भेजती है। ये बताओ, रमेश एंड कंपनी जिस इंफॉर्मेशन को भेजेगी उसे क्या कहते हैं? सर वो सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट वाला। अकाउंट सेल बोलते हैं। तो उन्होंने एक अकाउंट सेल भेजा है और वो अकाउंट सेल क्या दिया है कि हमने 7,500 किलो घी जो है वो 30 रुपए पर किलो के हिसाब से बेच दिया है। हमारे गोडाउन के खर्चे 2,000 हुए हैं। वेजेस हमारी 20,000 रुपए आई हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इंक्लूडिंग एडवर्टीजमेंट 10,000 आया है। 250 किलो घी जो है वो लीकेज में खराब हो गया है। लीकेज क्या होता है? नॉर्मल या एबनॉर्मल? एबनॉर्मल। नॉर्मल। नॉर्मल। ये नॉर्मल। नॉर्मल होता है। लीकेज नॉर्मल होता है। ठीक है, लीकेज नॉर्मल होता है।
रमेश एंड कंपनी को 4.5% की कमीशन मिलेगी और फाइनली वो पेमेंट कैसे कर देंगे? कैश में कर देंगे। आपसे पूछ रहे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट वगैरह बना के दिखा दो। आप लोग चाहते हो तो मैं आपको कंसाइनमेंट और रमेश एंड कंपनी का अकाउंट बना के दिखा देता हूँ, ठीक है? या फिर आप शॉर्टकट मार के सिर्फ वही देखना चाहते हैं क्लोजिंग स्टॉक वगैरह कैसे निकलता है? ये बता दो पेपर में जो आता है। पेपर में तो सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक वगैरह की वैल्यूएशन आएगी बस। तो वही करो फिर। हाँ ज्यादा बहुत ज्यादा हो जाएगा ये तो। से बहुत बड़ा हो रहा है। कोई क्या बात बड़ा हो नहीं। रहा? एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालते हैं पहले, फिर करते हैं। अब निकालना क्या है? 3 चीजें निकालनी है, एबनॉर्मल, नॉर्मल और क्लोजिंग स्टॉक, बाकी कुछ करना ही नहीं है। तो चलो देखते हैं एबनॉर्मल लॉस की क्या वैल्यू होगी, उसको निकालते हैं पहले। तो पहले तो एबनॉर्मल लॉस ही हुआ है। नॉर्मल लॉस कब हुआ है? नॉर्मल लॉस लीकेज के लीकेज टाइम में पे। हुआ है ना। हाँ, तो एबनॉर्मल लॉस पहले हुआ था। तो बताओ कितना यूनिट भेजा था उन्होंने? 5 पता नहीं। 10,000, 20 10,000 रुपए के हिसाब से। ये 10,000 20 की रुपए। हाँ, तो वो कहते हैं हमने जो यूनिट भेजा था और जो उसकी कॉस्ट है 10,000 यूनिट, 10,000 था, पर यूनिट कितना था? 20 रुपए था। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 2 लाख। 2 लाख। फिर उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, बीच में हमारा कुछ फ्रेट वगैरह भी हुआ है, क्योंकि रास्ते में हुआ है ना खराब, तो फ्रेट इंश्योरेंस तो लगेगा। फ्रेट इंश्योरेंस कितने का है? 50,000 का फ्रेट है, बस वही दिया उसने। हाँ ठीक है, 50,000 का फ्रेट है, तो वो अपने खर्चे जोड़ लेता है इसके अंदर। कितने रुपए? 50,000 रुपए। इसका मतलब अब उसकी यूनिट कितनी है? 10,000, और सामान कितने का है? 2.5 लाख रुपए का। करेक्ट? यस सर। ठीक है। अब वो ये कहता है कि इसमें एबनॉर्मल वेस्ट कितने का हुआ है? एबनॉर्मल वेस्ट जो हुआ था वो 250 केजी का हुआ था। अब अगर एबनॉर्मल वेस्ट हुआ तो उसकी वैल्यू भी निकलेगी। यस सर। वैल्यू कितनी निकलेगी? 2,50,000 रुपए जो है वो कितनी यूनिट का है? 10,000 यूनिट का। हमें कितनी यूनिट का चाहिए? 250। 250 यूनिट। कितना आ जाएगा ये? 6,250। कितना? हाँ, क्या कह रही हो? बोलो बोलो। मुझे मैंने 6 कैलकुलेट लाख नहीं किया। बोलो क्या? सर 6,250। 6,250 यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 6,250 यहाँ से चला जाएगा तो यहाँ पे कितनी यूनिट बचेंगी? 9,750। और यहाँ कीमत क्या बचेगी? 2,4,3,750। यस सर। ये किसके पास पहुंची? कंसाइनी के पास। कंसाइनी के पास। कंसाइनी अपने खर्चे जोड़ेगा कौन से वाले? जो गोडाउन से तक जो जो गोडाउन से गोडाउन से पहले पहले वाले। अब जरा मुझे ये बताओ कि गोडाउन से पहले वाले कौन कौन से खर्चे होने वाले हैं उसके, इनको पढ़ के बताओ। प्रिंटिंग, सिर्फ स्टेशनरी, एक अकेला वेजेस, बाकी कोई नहीं होने वाला, क्योंकि वेजेस वो ही है। प्रिंटिंग एडवर्टीजमेंट का है। एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, और गोडाउन रेंट तो जोड़ नहीं सकते, तो सिर्फ एक एक्सपेंस जुड़ रहा है, कौन सा वाला? वेजेस वाला, 20,000 रुपए वाला। ठीक है, तो अब इसको 20,000 को यहाँ जोड़ दो। तो यहाँ पर आपने 20,000 रुपए एक्सपेंस का वेजेस का जोड़ दिया। तो अब यहाँ पर कितनी यूनिट हो गया? 9,750 यूनिट हो गया, और उसकी कॉस्ट क्या हो गई? 2,63,750। यस सर। अब इतना बताओ कि इसके बाद कोई नॉर्मल वेस्ट हुआ? यस सर। यस सर। नॉर्मल कितने का हुआ था? लीकेज के कारण कितना हुआ था? क्वेश्चन में देखें, लीकेज कितनी की हुई थी? 250 की। 250। लीकेज है। अच्छा, तो 250 अगर लीकेज हो जाता है तो बचता क्या है? 9,500 यूनिट। और वैल्यू क्या बचती है? 2,63,750। यस सर। ठीक है, अब ये बताओ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन निकालनी है। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? वो कह रहा है कि 7.5 बेच चुका हूं मैं। 7.5 अगर वो बेच चुका है तो कितने का क्लोजिंग स्टॉक है? कोई बताएगा? 2,000। बड़ा आसान है। 9,500 यूनिट तुम्हारे पास है, 7.5 तुमने बेच दिया, कितनी यूनिट बची है तुम्हारे पास? 2,000। 2,000 और इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? सिंपल है, 2,63,750 कितने की वैल्यू है? 9.5 की। हमें कितने की चाहिए? 2,000 2,000 की। 2,000। 55526। 55526। ठीक है जी, सर 555। 555। और ये 55526 क्या कहलाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। यस सर। ठीक है, और एक क्लोजिंग स्टॉक कहाँ चला जाएगा? P&L अकाउंट के अंदर। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और आती है। अब जरा मुझे ये बताओ कि आपका एबनॉर्मल वेस्ट कितने का, एबनॉर्मल लॉस कितने का हुआ था? 250। 6.5।
6250। ठीक, अब मैं क्वेश्चन रेज करूंगा, सब एक एक करके जवाब देना। मैं कह रहा हूं आपका एबनॉर्मल लॉस 6250 है, इंश्योरेंस कंपनी कह रही है 4500 आपने दे दिए, पीएनएल को कितने से डेबिट करोगे? माइनस सर माइनस कर दो, 1750 से 6250 में से 4500 माइनस कर दो, 1750 रुपए से पीएनएल को डेबिट करो। किसी को कोई दिक्कत इसमें? नो सर। भैया। ठीक है, समझ में आ गया सब कुछ? सर सर। अगर क्लेम ज्यादा होता तो है अगर जैसे 6250 था ना हमारा एक्चुअल एबनॉर्मल लॉस, और वो क्या बोलते हैं इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 4500 दे रही थी, अगर ये ज्यादा पैसे दे रही होती इंश्योरेंस के तो? इंश्योरेंस कंपनी ज्यादा पैसे देती है कभी भी? कभी नहीं। अगर दे रही होती तो? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, उनके तो उसमें ही नहीं होता, पॉलिसी में पॉलिसी में नहीं होता। क्लेम हमेशा या तो 100% होता है या उसके नीचे होता है, उसके ऊपर का नहीं होता। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, हाँ ध्यान रखिएगा इस चीज का कि क्लेम कभी भी ज्यादा। अच्छा, इसमें एक चीज और है, इसमें 4.5% का कमीशन है ना? यस सर। तो बताओ कमीशन कितनी होगी इस क्वेश्चन में? आपको कमीशन के लिए सिर्फ एक जगह देखना है, सेल पे, बाकी कहीं नहीं देखना। पूरे क्वेश्चन में सेल को ढूंढो, कितने की सेल है? 7530 रुपए के हिसाब से, और उसके ऊपर कितना परसेंट कमीशन? 4.5%। तो 10,125। 10,125। दिक्कत तो नहीं है किसी को, कोई दिक्कत इसे निकालने में? नो सर। तो आपको ये सारी चीज समझ में आ गई, पूरा समझ में आ गया कैसे एबनॉर्मल वेस्ट है, कैसे नॉर्मल वेस्ट है? ठीक है, कहां पर किसकी स्टॉक को जोड़ते हैं, कमीशन कैसे निकलती है, कोई दिक्कत यहाँ पे? नहीं भैया। चलिए, आपकी क्लास का एक आखिरी हिस्सा रह गया बस, और इस आखिरी, ये मैंने पेज इसलिए छोड़े हुए थे कि अगर आपको अकाउंट बना के दिखाना हो तो मैं दिखा सकता था यहाँ पे। ठीक है, अब आपका आखिरी हिस्सा रह गया, वो क्या है? इनवॉइस मेथड की थ्योरी और ओवरराइडिंग कमीशन कैसे निकलती है। हाँ जी, हाँ जी। सर ये क्या होता है, हाँ भाई, अकाउंट में हम जो एक्सपेंसेस है वो उसे क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? एक्सपेंसेस क्रेडिट साइड में क्यों डाल रहे हैं सर? कहाँ डाल रहे क्रेडिट साइड में एक्सपेंस? वो तो लॉस है सारे। तो सर लॉस डेबिट नहीं होता सर? नहीं, लॉस तो, अरे वो लॉस कंसाइनमेंट में क्रेडिट हो रहे हैं, प्रॉफिट को असल में कम कर रहे होंगे वो। सर ठीक है, वो प्रॉफिट को इनडायरेक्टली कम कर रहे होते हैं, पीएनएल अकाउंट के नाम पे जा रहे होते हैं ना, कंसाइनमेंट से बन रहे होते हैं, पीएनएल में जा रहे होते हैं डेबिट करने के लिए। तो अगर वो सर मैं पीएनएल सर को डेबिट करेंगे तो कहीं तो क्रेडिट हुए होंगे ना, जी सर। तो वो कंसाइनमेंट में क्रेडिट हो रहे हैं, पीएनएल को डेबिट कर रहे होते हैं। ठीक तो है, ये consignment- आखिरी चीज है थ्योरी के हिसाब से, इसको जरा पढ़ लेना थोड़ा। अगर पानी पुनी पीना है तो हो आओ, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा अगर किसी को कोई परेशानी है ऐसी कुछ। सर कंसाइनमेंट नॉमिनल होता है? कंसाइनमेंट नॉमिनल अकाउंट है। हाँ, ये जरूर भैया याद में पता करके कैसे जाना, चलेगा कि कौन सा नॉर्मल? नॉमिनल कौन सा होता है कि नॉर्मल कौन सा होता है? नहीं मतलब नॉर्मल लॉस कौन सा होगा और अब नॉर्मल लॉस कौन सा देखो, होगा? नॉर्मल लॉस का पहला रीजन, पहला तो यही होता है कि वो इन चीजों से एबनॉर्मल होते हैं। ये एबनॉर्मल चीजें, चोरी हमेशा होती है? नहीं, चोरी हमेशा नहीं होती, पर लीकेज हमेशा हो जाता है। ठीक जैसे है, डिजास्टर तो भैया मतलब जैसे वो भी तो कभी रोज थोड़ी ना होता है। तो नेचुरल डिजास्टर नहीं बोला था उसने, नेचुरल कॉज बोला था, प्राकृतिक कारण, आपदा नहीं बोली थी। ठीक है, दोनों में फर्क होता है। नेचुरल कॉज क्या होता है? नेचुरल कॉज मतलब जो चीजें हो जाती हैं। अब आपसे एक एग्जांपल लीजिए, सबने इस चीज के बारे में सुना होगा, मस्टर्ड, तो सबने पता होगा मस्टर्ड किसे बोलते हैं। हाँ जी भैया। सरसों को। ठीक है, आप 500 किलो ले जाइए, क्या तेल 500 किलो निकलेगा बाहर? नहीं। नो सर। नहीं निकलेगा। क्यों? 500 का 100 बनेगा, 150 बनेगा, ऐसा ही कुछ बनेगा ना, ज्यादा तो नहीं बनेगा। ये नेचुरल कॉज है ना, ये तो नेचुरल कॉज है, ये जबरदस्ती थोड़ा ना हो रहा है, किसी उससे थोड़ा ना हो रहा है, मतलब कोई एबनॉर्मल चीज थोड़ी है। तो नॉर्मल चीज है कि 500 किलो सरसों जो है पीस के 100 किलो बनती है। या ये गन्ना आप होता है, आपने सबने चीनी, सब चीनी तो इस्तेमाल करते ही हैं अपने घरों में, किससे बनती है? गन्ने से बनती है। क्या पूरा जितना किलो गन्ना ले जाते हो उतने किलो चीनी बन जाती है? नो नहीं। सर। नहीं बनती। तो ये नेचुरल तो कॉज भैया, है। ठीक है, और हाँ, एक्सीडेंट वगैरह भी अब नॉर्मल में आएगा ना? एक्सीडेंट वगैरह एबनॉर्मल में आएगा, नॉर्मल में नहीं। अच्छा,
ट्रक जा रहा था रास्ते में। और नेचुरल गाड़ी डिजास्टर? नेचुरल डिजास्टर तो बहुत अलग चीज है, वो तो आपका एबनॉर्मल ही है, वो नॉर्मल कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, वो तो इतना एबनॉर्मल होता है कि सभी कुछ खत्म कर देता है। अच्छा। ठीक है, उसे नॉर्मल खर्चा नहीं मान सकते ना, वो तो आपका बहुत एबनॉर्मल चीज है। नेचुरल डिजास्टर ऐसे थोड़ा हो जाता है, बहुत रेयर होते नेचुरल हैं। हो गया जो होना ही होना है ना। नेचुरल कॉज का मतलब ये होता है ना, देखो नेचुरल कॉज का मतलब होता है कि इनएविटेबल है, ये चीज होगी ही होगी। ठीक है, होगी होगी। आप गन्ने को रखिए 5 महीने तक कुछ मत करिए, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, नेचुरल है। हाँ ठीक है, जी। कोई एक्स्ट्रा थोड़ी ना कुछ आया है उसके ऊपर। तो ये सारी चीजें होती हैं। चलिए अब वापस शुरू करें काम, सब आ गए? गया ही कोई कौन था? नहीं नहीं, तुम नहीं गई थी, बाकी तो क्या पता हो आए हो, बाहर घूमने चले गए हो, ये थोड़े हवा खा लेते हैं, है ना। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट में एक प्रॉब्लम है। अभी तक जो आपने पढ़ा था ऊपर, क्या पढ़ा था कि आप कॉस्ट पे भेज रहे थे, यहाँ पे क्या है, मोर देन कॉस्ट और इनवॉइस प्राइस। ठीक है, अब ये आपको कई जगह मिलेगा। ज्वाइंट ये आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, ब्रांच अकाउंट में ये अभी वापस आएगा। ठीक है, वहां भी आपको मिलेगा। इसलिए ज्यादातर चांसेस ये होता है कि इन जगहों से नहीं पूछते। लेकिन आप समझिए क्या चीज है, कंसाइनर जब नहीं चाहता कि वो अपनी कॉस्ट प्राइस बताए, किसको, कंसाइनी को। तो मान लो सामान 50 रुपए का था, ये कंसाइनर ने कितने का खरीदा था, 50 रुपए का। पर कंसाइनर कंसाइनी को कितना बताता है, 10 रुपए 20 रुपए जोड़कर कितने बताएगा, 60 रुपए का। अब जब ये कंसाइनी के पास 60 रुपए का पहुंचेगा, तो कंसाइनी के ऊपर प्रेशर होगा इसको ज्यादा में बेचने का। हाँ यस जी। सर। ठीक, मान लो कंसाइनी ने इसे 10 रुपए, कंसाइनी के पास जितना भेजते थे उस पर 10 रुपए प्रॉफिट लगा के भेजता था, तो कंसाइनी ने कितने का भेजा, कितने का बेचा, 70 का। 70, एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, 20। 20। 20 रुपए। ठीक है, लेकिन बुक्स में कितना दिखाई देगा, 10। ठीक है, अब ऐसे प्रॉफिट को जो एक्चुअल में ज्यादा है, उसे कहीं ना कहीं तो अकाउंट में दिखाना पड़ेगा ना। तो मुझे ये बताओगे कि ये कैसा प्रॉफिट होता है, इसका आप पहले एक बार नाम जान चुके, अनरियलाइज प्रॉफिट टाइप कुछ हो जाएगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक बच गया, तो ये जो आपने 50 रुपए पे 10 रुपए लगा के भेजा, ये अनरियलाइज प्रॉफिट हो जाएगा ना आपके लिए। यस सर। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट होगा। यस सर। और यस सर। अनरियलाइज प्रॉफिट का ट्रीटमेंट कल क्या बोला था, कौन से अकाउंट में जाता है, रिजर्व कुछ बताया था, रिजर्व। ठीक है, यस तो सर। जब भी अनरियलाइज होते हैं स्टॉक वो किस में रिजर्व। जाते हैं, रिजर्व में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, कंसाइनमेंट रिजर्व। रिजर्व में क्या सर ये? नहीं नहीं, हाँ कंसाइनमेंट रिजर्व बनेगा। ठीक है, अभी आप इसे देखिए कि क्या चीज है, फिर से इस लाइन को पढ़िए कि कंसाइनर नहीं चाहता कि वो गुड्स कंसाइनी को बताए कितने के हैं, तो वो उसे एक्स्ट्रा पैसे पे भेजता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस से ज्यादा पे ऐड कर देता है, कुछ ऐड कर देता है कुछ प्रॉफिट को, किसके ऊपर, कॉस्ट के ऊपर। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जिसे बोलते हैं, वो आपका कौन सा मेथड हो जाता है, इनवॉइस प्राइस हो जाती है, या इनवॉइस प्राइस मेथड हो जाता है। ठीक है, यस सर। ठीक। इन द अबव केस कंसाइनमेंट अकाउंट और गुड्स सेंटर एंड कंसाइनमेंट जो होते हैं, वो आपको रियल प्रॉफिट नहीं बता सकते। अगर रियल प्रॉफिट नहीं बता सकते, तो आपको रियल प्रॉफिट फाइंड आउट करना होगा। और रियल प्रॉफिट आप फाइंड आउट कैसे करोगे, उसके लिए सबसे पहला काम, फॉर ब्रिंगिंग डाउन द वैल्यू ऑफ गुड्स सेंट टू इट्स कॉस्ट, जो गुड्स आपने भेजे थे, आपने 50 रुपए पे 10 रुपए का प्रॉफिट लगा के 60 रुपए का भेजा। ठीक है, कॉस्ट कितनी थी इसमें, 50 थी ना। 50। तो आपको इसे 60 को 50 लाना है, क्या करोगे, प्लस 10 रुपए माइनस माइनस। करोगे। ठीक है, यस एंट्री क्या सर। करोगे, ध्यान देना, एंट्री करोगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अब आप बोलोगे ये क्या कर दिया, इसको डेबिट क्यों कर दिया, है ना। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, वापस जाइए जरा, इस एंट्री को याद करिए पहले, कैसी दिख रही है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ऊपर है, कंसाइनमेंट नीचे है, करेक्ट। यस सर। मैंने कि वो कभी कंसाइनमेंट नजर ही ना आए। तो हो रहा है एक्टिविजन में करते हैं सर। वहां से सही बताता हूँ। अब जरा आप इस पे, सबसे पहले मैंने कुछ एंट्रीज कराई थी, वहां पे देखिए, जब मैंने गुड्स भेजे थे, हमने जब गुड्स उसको भेजे थे, तो हमने क्या किया था, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को नीचे रखा था, गुड्स को डेबिट किया था ना, कंसाइनमेंट को डेबिट किया था ना। हाँ जी भैया। तो अगर हमने इसे 60 रुपए पे यहाँ डेबिट किया हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 60 रुपए पे यहाँ डेबिट किया हो, और हम रिवर्स एंट्री कितने की पास करते हैं, 10 रुपए की। 10 रुपए के साथ, तो सामान कितने का हो जाएगा,
50 का। 50 का हो जाएगा? हाँ जी भैया। यस सर। ठीक है, तो इसको करने के लिए कॉस्ट पे लाने के लिए आपने यहाँ पर इस तरीके की एंट्री करी, लेकिन ये प्रॉफिट जो है क्लोजिंग स्टॉक में भी तो बच सकता है ना, अनरियलाइज प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक के अंदर भी तो सामान बच सकता है। तो अब क्या करना होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट को आपको डेबिट करना होगा, नीचे आपको क्या बनाना होगा, देखो दो नाम बनते हैं, एक होता है कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व। सस्पेंस अकाउंट, या तो आप ये यूज कर लो, 1 लाख। ठीक है, या फिर आप इसकी जगह कंसाइनमेंट रिजर्व अकाउंट इस्तेमाल कर लो, स्टॉक रिजर्व, सॉरी। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। यस सर। चलिए, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता भी नहीं है। क्वेश्चन तो ये रहा ओवरराइडिंग कमीशन का, ठीक है। और ये है पंगा बहुत अजीब सा, आपको इसे सीखना पड़ेगा। अगर आप इसे समझ जाते हैं तो आपका काम बन जाएगा, ओवरराइडिंग कमीशन के साथ कंसाइनमेंट खत्म हो जाएगा अब भी के अब भी। लेकिन नहीं आया तो फिर इसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और ओवरराइडिंग कमीशन पूछने के चांस कम है, ठीक है, लेकिन पूछ लिया सिर्फ उस चक्कर में बता रहा हूँ। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आपको क्वेश्चन को पढ़ के क्या नजर आता है मुझे बताइए। नजर आ रहा है क्या हुआ है? एक बंदा है बाबूलाल जिसने 100 केसेस ऑफ टी, 7,500 रुपए टोटल कीमत है, 7,500 कोई एक्स्ट्रा कीमत नहीं, 7,500 टोटल कीमत है। लेकिन ये प्रोफॉर्मा इनवॉइस है। प्रोफॉर्मा इनवॉइस पता है किसे बोलते हैं? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। प्रोफॉर्मा इनवॉइस किसे बोलते हैं? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को। इसका मतलब क्या है, इसमें कॉस्ट भी है प्रॉफिट भी है। और प्रॉफिट कितना परसेंट जोड़ा गया है? 33.3% 33 जोड़ा गया है कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस का 33, यानी कि कॉस्ट अगर 100% है, इसको 33.33 लगाकर इसे कितने पे लाया गया? 133.33 पे लाया गया। इतनी बात क्लियर हुई? यस सर। ठीक है। नहीं, ये तो कॉस्ट नहीं, इसके अंदर कॉस्ट नहीं है, सॉरी, ये तो कॉस्टिंग लिखा हुआ है वर्ड यहाँ पे। ये कह रहा है मैं इसमें आगे ऐड जो होगा। भेजूंगा, नहीं, ये इसकी आगे भेज रहा है, उसे ये 33.33% लगा के भेज रहा है। तो अब मुझे ये बता सकते हो कि गुड्स कितने के सेंड करेगा? अरे अगर वो आपको ये बोले कि मैंने जो गुड्स है उनकी कॉस्ट है 7,500, पर मुझको उनको 33.33% का प्रॉफिट जोड़ के भेजना है, तो कितने के गुड्स भेजेगा? 7,500 रुपए का तो ये होगा, और 7,500 का 33.33% और निकालेगा, तो सामान कितने का भेजेगा? 10,000 का। सर वैसे 10,000। 1 रुपए कम आया था। हाँ कोई बात नहीं, 10 रुपए, 10,000 का भेजेगा। अगर इसने 10,000 रुपए का, ये समझ में आ गया, 10,000 का सामान भेजा है इसने, हाँ जी भैया। ठीक है। मैं फिर बता देता हूँ, 7,500 में से खुद खरीदा, फिर इसने अमजद को 33.33% एक्स्ट्रा लगा के भेजा। तो 33.33% मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट लगाकर इसने सामान कितने का भेजा? 10,000 रुपए का। इतनी कोई दिक्कत तो नहीं है अब? नहीं भैया। ठीक है। अब जरा इसकी इनवॉइस प्राइस पता कर लो कि पर यूनिट क्या है। ये तो इसकी इनवॉइस हो गई ना, ये यस इसकी सर। इनवॉइस हो गई। इनवॉइस मतलब, इनवॉइस किसे बोलते हैं? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को। तो इनवॉइस प्राइस पर यूनिट निकाल सकते हो आप यहाँ पे, सर 10,000, यूनिट कितनी? 100 यूनिट, तो 100 100 रुपए हो रुपए। गया, 100 रुपए हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही है, 100 रुपए यूनिट हो गया। अब ये बताओ कि इसने कितने गुड्स बेच दिए? बेच कितने दिए? 80 केसेस 80। बेच, ठीक है। अगर इसने 80 केस बेच दिए तो 10,500 पे। उन 80 केसेस की इनवॉइस प्राइस क्या होती? 8,000। 8,000। 8,000 होती, बिल्कुल सही, 8,000 होती। अब वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है देखो 5% तो दूंगा तुम्हें ग्रॉस सेल पे। ग्रॉस सेल कितनी है जो उसने बेचा है? 10,000। 10,500 रुपए। यस सर। 10.5 में बेचा है ना उसने, यस सर। तो ये तो हो गई इसकी ग्रॉस सेल। इसके ऊपर 1,000। कमीशन निकाल लो, कितना परसेंट कमीशन मांग रहा? 5%। 5%। तो कमीशन ऑन ग्रॉस सेल तो हो गई 525। इसकी
5%, यानी कि 10,500 रुपए का 5% कितना आया? 5 to 5. 525। कोई दिक्कत यहाँ पे? नॉर्मल कमीशन, इस पे तो कोई दिक्कत नहीं है। No sir. अब देखो ओवरराइडिंग कमीशन 10% सेल प्राइस इन एक्सेस ऑफ इनवॉइस प्राइस। सेल प्राइस कितनी है? 10,500 10,500। और इनवॉइस प्राइस कितनी है? 8,000। वही 8,000। यस सर। हाँ जी। कहाँ पे निकाली थी 8,000? ये निकाली थी जितने को बेचा था उसकी इनवॉइस प्राइस कितनी थी? 8,000 थी। 800 रुपए। 8,000 आवाज आ रही है? बहुत छोटा। किसका खुला ये? एक मिनट, ये बताना कितने लोग गायब हुए क्लास से? बहुत बढ़िया। चलो, तो आपको एक चीज बताओ, क्या बोला था इसने? इसको, इस लाइन को पढ़ो, क्या कह रहा है? 10% ऑन सेल प्राइस इन एक्सेस ऑफ इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस। ठीक है, तो आप ये बताओ कि एक्सेस कितना इनवॉइस प्राइस का सेल के ऊपर? तो वो कहता है 10,500 रुपए का सेल हुआ है, एक्सेस अमाउंट निकाल रहा हूं मैं, और उसमें इनवॉइस कितने का था? 8,000 का। तो इसको इसने कितना एक्स्ट्रा बेचा? 2500। 2,500। इस पे कितना कमीशन मांगा भाई साहब ने? 10%। 10%। ये कौन सी 200 कमीशन है? ओवरराइडिंग। तो 2,500 का 10% कितना हुआ? 250 रुपए। 250। तो टोटल कमीशन कितनी हुई? 775। 525 प्लस 250 इक्वल टू 775। 75। कुछ प्रॉब्लम किसी को? मैं दोबारा बताऊं क्या इस पूरे क्वेश्चन को? हाँ बता सर दो बता भैया। दो। ओवरराइडिंग का बता दो सर एक। नहीं चलिए, पूरा पहले बता आप दो। एक काम करिए। पूरा हाँ, मैं सब बता बता रहा हूँ, पूरा ही बता दो, पूरा ही बता दो। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करके बता दे पूरा, क्योंकि ऐसे में फिर हाँ मुझे जी। उसमें कुछ लिखूंगा तो फिर कुछ गायब होने लग जाएगा उसके अंदर से। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही समझा दो। अब उसमें कुछ लिखूंगा ना तो फिर कुछ गायब, फिर वो एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। रुक जाओ, कर अरे लेते हैं, मत कोई लिखना दिक्कत ना, है? मत लिखना ना सर, ठीक बता। अरे वो मेरे से परेशानी हो जाएगी, कुछ नहीं, मेरी आदत है कुछ ना कुछ लाइन मारने की, और वो मारूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो देख एग्री लो, करते इतना देख हो? लो फिलहाल, चलो देख लो, फिलहाल देख लो। बाबूलाल ने मुंबई में कंसाइन किए 100 केसेस जो उसने 7,500 के खरीदे थे। कितने खरीदे थे उसने? 7,500 के। फिर उसने क्या किया? उसने कहा मैं इनको 33.33% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट है ना, तो कॉस्ट के ऊपर 33% जोड़ के भेजूंगा। तो वो इनवॉइस कितने पे करेगा? इनवॉइस कितने पे करेगा? इनवॉइस वो करेगा 7,500 प्लस 7,500 का 33.33%, यही करेगा। यस सर। यस सर। तो 10,000 आ जाएगा। अब उसको ये देखना है कि उसका पर यूनिट क्या आएगा। तो उसने 100 केस बेचे थे, तो 100 केस अगर उसने बेचे थे तो पर यूनिट के हिसाब से उसको पर केस कितनी कॉस्ट आ रही है उसकी? 100 रुपए। 100 रुपए। 100 आ रही है, ठीक है। अब उसने बोला कि जो मैंने सामान बेचा है उसकी जो इनवॉइस है, सामान कितने का बेचा? उसने 80 यूनिट बेचा है, और वो 80 यूनिट इनवॉइस के हिसाब से कितने का पड़ रहा है? 8,000। 8,000। अब जरा कमीशन वाले हिस्से को पढ़िए। कह रहा है 5% लूंगा ग्रॉस सेल के ऊपर। ठीक है, ग्रॉस सेल कितने की हुई है? 10.5 की। 10.5 का 5% कितना हो गया? 525। 525। अब वो कह रहा है कि देखो ओवरराइडिंग का चक्कर क्या है। वो कह रहा है 10% लूंगा सेल प्राइस इन एक्सेस ऑफ इनवॉइस प्राइस। 10% किसका लूंगा? जो सेल प्राइस होगी इनवॉइस प्राइस से ज्यादा। तो इनवॉइस प्राइस से सेल प्राइस कितनी है? सेल प्राइस आपकी कितनी थी? 10.5, और इनवॉइस प्राइस कितनी थी? 8। तो डिफरेंस कितने का क्रिएट हुआ? 2,500 का। 2500। उस 2,500 के ऊपर उसने कितनी परसेंट कमीशन मांगी? 10%। तो टोटल कमीशन कितनी हो गई? 775। 775। आया कुछ समझ में? हाँ यस जी सर। भैया। ये पूरा चैप्टर कुछ समझ में आया है? इसको ना एक बार भैया करिए, ये एक काम इनवॉइस करिएगा। प्राइस क्या है मतलब? इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सर अच्छा। हाँ जी, सर ये क्या बोलते हैं हाँ जी, इनवॉइस बोलो प्राइस? बोलो। सर इनवॉइस प्राइस अगर बड़ी भी नहीं होती तो हम उसी के ऊपर इनवॉइस जो प्राइस क्या? जो उसने 30% बढ़ाया है, ज्यादा ज्यादा करके दिया उसे कंसाइनी को। हाँ, इनवॉइस प्राइस ज्यादा करके दिया उसने। अगर सर नहीं दिया होता ज्यादा करके तो फिर हम जो डिफरेंस वैसे आता वही लेते ना। हाँ, सर एक अच्छा बार सर इसी इनवॉइस तरीके से प्राइस। तो ऐसा देखो, एक क्वेश्चन बताता हूँ, देखो ऐसा भी कर सकता है कि वो आपको ना इनवॉइस प्राइस ही बता दे। वो कहे इनवॉइस प्राइस ऑफ
150 यूनिट्स, ध्यान से देखना, इनवॉइस प्राइस 150 यूनिट का 30,000 रुपीज है, सेल हुई है सेल ऑफ 100 यूनिट्स, 10 यूनिट बेची गई हैं 25,000 रुपए के हिसाब से, कमीशन मांगी गई है कुछ इस तरीके की, ऐसा भी दे सकता नॉर्मल क्वेश्चन, 4% ऑन ग्रॉस सेल और 5% ऑन किस पे, इन एक्सेस ऑफ सेल प्राइस ओवर राइटिंग इनवॉइस प्राइस, ठीक है, सेल प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस, ऐसा हो सकता है ना, ऐसा क्वेश्चन बना के दे सकता है, उसमें तो बड़ा क्वेश्चन था, यहाँ ऐसा कर सकता है कि आपको बोल दे कि आप ये करिए कि इनवॉइस प्राइस में आपको दे रहा हूँ 150 यूनिट की 30,000, सेल में आपको बता रहा हूँ 100 यूनिट की 25,000 करिए, 4% ग्रॉस सेल पे चाहिए, 5% चाहिए इन एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस, ठीक है। ठीक है पर चलो अब मुझे 5%। कोई बता सकता है कि इसकी जो ग्रॉस कमीशन होगी वो कितनी होगी, पहली कमीशन कितनी होगी इसकी, 800 रुपए। 800 रुपए पक्का, हाँ 25,000 का कितना परसेंट, अच्छा, एक मिनट, 4%, सर 100 4%, रुपए 1,000 रुपए। नहीं 1,000 है यहाँ। 1000 आ जाएगा ना, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि मुझे ना सेलिंग प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस के बीच का 5% चाहिए, प्रॉब्लम यही, यूनिट कितनी बिकी है 100, और भेजी कितनी गई थी 150। 150। तो पहले आप इनवॉइस प्राइस निकालोगे ना 100 यूनिट्स का, यस सर, निकालोगे 150। तो कितना होगा, 30,000 जो था वो कितनी यूनिट का था, 1500 यूनिट का, आपके कितनी यूनिट का चाहिए 1000 यूनिट का, कितना आएगा, सर 20,000। 250, सर 150 यूनिट का था। अच्छा कोई बात नहीं, मैंने अपने जीरो बढ़ा भी दिए तो हिसाब से, 20,000 आएगा, यस सर। ठीक है। अब ये बताओ डिफरेंस कितने का है, मतलब एक्सेस कितना आ रहा है, 5,000 सेलिंग प्राइस कितनी है 25,000 और ये 20,000 है, तो एक्सेस मनी एक्सेस कितना हुआ 5,000 हुआ, और उसके ऊपर कितना यस सर, परसेंट कमीशन मांग लिया, 5%, 5%, कितना आ जाएगा 250, 250। तो टोटल कमीशन कितनी हो जाएगी इस केस में, 1250 1000 प्लस 250 इक्वल टू 1250, तो ऐसा भी कर सकता है, मैंने तो ऊपर पर यूनिट दे दिया था, यहाँ टोटल भी है, ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आ गया ओवरराइडिंग निकालना, यस जी सर। हाँ जी भैया। आपको ओवरराइडिंग ऐसी ही वाली देगा, वरना तो पता है इसमें ना एक और केस होता है ओवरराइडिंग का, पर वो आपसे नहीं पूछेगा, वो केस बहुत हार्ड होता है, उसमें क्या करता है ये इनवॉइस पे देता है, अगला बंदा और अपनी परसेंटेज भी जोड़ता है, ठीक है, और उसके बाद वो कुछ अजीब सा चक्कर बनाते हैं, तो वो आपसे नहीं पूछता, वो आपसे नॉर्मल से क्वेश्चन पूछेगा, जितना मैंने इस पेज में लिखा हुआ है बस यही है काम का, और कुछ काम का नहीं है। ओके सर एक सर। बार अकाउंट समझा दो दोबारा से, जो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया था आपने। कंसाइनमेंट अकाउंट, अच्छा कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया नहीं था मैंने, कंसाइनमेंट अकाउंट का एक्सट्रैक्ट था ना, तो मैंने क्या किया था, कंसाइनमेंट अकाउंट के एक्सट्रैक्ट में वो तीनों चीजें एक ही तरफ आती है ना, क्लोजिंग स्टॉक भी बाय में आता है, P&L अकाउंट जो नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस है वही बाय में आता है, और इंश्योरेंस कंपनी भी बाय में आती है। तो जैसे जो P&L है ये हमारा लॉस हो रहा है ना सर, हाँ फिर सर जैसे अब हम क्या बोलते हैं नॉमिनल में, तो फिर हम डेबिट साइड में लिखते हैं। तो एंट्री ये हुई होगी ना, P&L अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, यही तो हुई होगी, तभी तो बाय P&L आ रहा है ना इसमें, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, P&L तो डेबिट ही हुआ होगा ना, P&L तो इसके इसके बाद अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, अपने अकाउंट में तो डेबिट हुआ होगा बेचारा, उसके अकाउंट को तो डेबिट किया गया होगा, इसके बाद सर P&L बनता है। हाँ इसके बाद P&L में ट्रांसफर हो जाता है ये, ठीक है सर। ठीक है जी। तो चलिए मैं ये फाइल आपको दे देता हूँ, आप इस फाइल को नोट कर लीजिएगा, इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं इन्हें खुद से करिए एक बार, ठीक है, तब आपको इसके बारे में पूरा पता चलेगा, हर चीज को एक बार रीड आउट करिए क्या लिखा हुआ है, ठीक, एक दिन में आप 1 यूनिट, और इसे एक दिन में ही 1 यूनिट को, जैसे आप आज मतलब आज इसे पढ़ रहे हैं, सही बताओ इसे आज ही खत्म करिए, क्योंकि अगर ये इकट्ठा होता चला गया तो लास्ट में ये आपके लिए इतना सारा हो जाएगा कि फिर ये याद नहीं होने वाला, एक दिन में तो नहीं होने वाला, ये तो आप लोगों को सबको पता होगा, एक दिन में करने लायक चीज तो है नहीं कि सारी की सारी चीजें एक दिन में हो जाए। अरे सर क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? हाँ क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे सर इसके? क्वेश्चन मैं भिजवा दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है, लेकिन ठीक है। पहले आपको ये सारा तो पढ़ना पड़ेगा एक बार, ठीक है, 14 बच्चे थे क्लास में और 16
16 थे। अच्छा, एक तो ध्रुव ठाकुर को बोलना क्लास में रहा करे भाई। सो शायद नहीं पड़ेगा अब, शायद 19 हैं? थे इसमें शायद सर। शायद मना कर रहा हो। एक बार इस पहले लड़के के बात हो साथ रही थी। इस लड़के के साथ कुछ अजीब सी हरकतें क्यों है? पता नहीं सर, मैंने बोला भी अभी एक बार पूछ लूंगी और कंफर्म कर लूंगी। उसे बोलना अगर उससे ऑफलाइन नहीं जा रहा तो ऑनलाइन में जाए। अगर उसे ऑफलाइन, जिसको ऑनलाइन समझ में नहीं आ रहा वो ऑफलाइन हो, पर ऑफलाइन का सुबह 7 बजे टाइम दिक्कत ही है बस। मैं बोल दूंगी उसे ना, 3-4 दिन पहले बात हुई थी तब बोल रहा था। ये डिपार्टमेंट आ गया वापस यहाँ पे, मैं इसमें वो डाल रहा हूँ। ठीक है, बोल देना उसको कि बोलना कि क्या बेवकूफी कर रहा है भाई। 500-550 के करीब सीटें हो रखी हैं, उसके बाद भी तुम छोड़ रहे हो तो फिर तो क्या? शायद जॉब कर रहा वो, जॉब। ठीक है, चलिए वो फाइल आपके पास आ गई, रिकॉर्डिंग आपको इसमें थोड़ी देर में अपडेट हो जाती है। आप एक काम करिएगा, कल दिन में बैठकर जिसके पास जितना जब भी टाइम मिले एक बार इस रिकॉर्डिंग को दोबारा देखिए, ठीक है? तब आपको ये ज्यादा क्लियर होने लगेंगी बातें, ठीक है? हाँ चलिए, थैंक यू, थैंक यू सर, बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट।